हाँ जी दोस्तों, आ गए सब। क्या करने वाले हैं सर आज? सर फेमा में ना दर्द बहुत है। थोड़ा सा ना दर्द कम करते हैं, ठीक है? जितना हो पाएगा उतना रिवाइज कर लेते हैं। जो चीजें नहीं समझ आ रही है, बाउंसर जा रही है, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है? ये रिवीजन पूरा शुद्ध हिंदी में होगा। बिल्कुल भी लॉ की लैंग्वेज फेमा के रिवीजन में बहुत ज्यादा लॉ के लैंग्वेज पे फोकस नहीं करेंगे। प्रोविजन आता है, वही बड़ी बात है, वही अपने आप में एक अचीवमेंट है। हमको कोई ये नहीं देखना है कि भैया क्या लैंग्वेज लिख रहे हैं क्या नहीं। छोड़ने से तो अच्छा है कि हम थोड़ा बहुत रिवाइज कर लें। पूरी कोशिश रहेगी कि 1 घंटे में आराम से रिवीजन हो जाए। पर मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने फेमा नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो ये रिवीजन से शायद आपको इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग आए। तो अगर आपने पढ़ लिया है तो कोई टेंशन नहीं है, बिंदास देखो। लेकिन ये मत सोचना कि आपको पूरा फेमा ये पढ़ के आ जाएगा। पर हाँ, ये गारंटी जरूर है कि ये वीडियो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है कि अगर आप एग्जाम के पहले अगर आप देखना चाहो तो बस इतना देख करके आप जा सकते हो। सर ऐसा नहीं बोल रहा हूं इसमें से आएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं छोड़ने से तो अच्छा ये है। छोड़ने से तो अच्छा ये है कि भैया 1 घंटा ये देख करके चले जाएं। और सर, जो लाइव में बैठे हो नलायको, थोड़ा सा ना फेमा है, ठीक है? तो तुम लोग के दिमाग में भी घुसने दो और मेरे भी दिमाग से बाहर आने दो। तो मेरे साथ सुनते रहो, ठीक है? दिव्या, शशि, सुनो। चलो सर, चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, सीधा। ओहो, ये नहीं होना था। आ जाओ सर सीधा। सबसे पहले एफसीआरए और फेमा में डिफरेंस क्या है? एफसीआरए बहुत स्ट्रिक्ट था, फेमा बहुत लाइट है। एफसीआरए में हमारा हमारा ऑब्जेक्टिव था कंजर्व करेंगे फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम प्रिजर्व करें, हम ना प्रमोट करेंगे और डेवलप करेंगे फॉरेन एक्सचेंज। वहां पे जो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का डेफिनेशन होता था वो स्टे के बेसिस पे होता था। यहाँ पे जो पीआरआई का डेफिनेशन है वो बेस्ड ऑन वहां पे सिटीजनशिप पे होता था, यहाँ पे स्टे पे है। वो बहुत स्ट्रिक्ट था, ये इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। वहां पे मेंस रिया होता था, मतलब क्या, अगर तुमने गलत किया मतलब तुम्हारा इंटेंशन था गलत करने का, फ्रॉड करने का। यहाँ पे हम तुमको मौका देंगे कि भैया शायद मेंस रिया नहीं है, शायद तुम्हारे से गलती हो गई। वहां पे कंपाउंडिंग का ऑप्शन नहीं था, यहाँ पे कंपाउंडिंग का ऑप्शन है। बहुत सारे डेफिनेशन है सर, क्या सारे डेफिनेशन पढ़ने हैं? नहीं, अपने को 3 डेफिनेशन पढ़ने हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मतलब क्या? एनी ट्रांजैक्शन विच ऑल्टर्स दी असेट और लाइबिलिटी आउटसाइड इंडिया, asset or liability including contingent liability outside India of a person resident in India, और asset और liability in India of a person resident outside India। ये आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो गया। करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मतलब एनी ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। लेकिन सर इन्होंने बोला 4 ऐसा स्पेसिफिक इन्होंने बोल दिया एग्जांपल के तौर पे, जिसमें इन्होंने सबसे पहला वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है कि अगर आप शॉर्ट टर्म क्रेडिट पे या शॉर्ट टर्म बैंकिंग या क्रेडिट फैसिलिटी ले रहे हो ना, तो उसको करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। मतलब क्या, अगर आप 6 महीने तक का लोन ले रहे हो ना, तो उसको भी उसको करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा, उसको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। जो आपने लोन लिया है उस पे जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो क्या माना जाएगा? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस पे जो रिटर्न आ रहा है वो क्या होगा? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा। और सर अगर आप लिविंग एक्सपेंस का रेमिटेंस कर रहे हो, मेडिकल एक्सपेंडिचर, छोटे मोटे सारे खर्चे आपके करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में आ जाते हैं। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का डेफिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आप लोगों के लिए है कि सर कोई और भी कुछ भी बोले, अब इंस्टीट्यूट ने एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया से रिलेटेड स्टैंड लिया है। वो स्टैंड क्या है सर? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मतलब क्या होता है? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया अगर इंडिविजुअल की बात करें, पीआरआई अगर इंडिविजुअल की बात करें, तो ये बताओ पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्या वो 182 डेज से ज्यादा रहा है? ज्यादा मतलब 183 डेज या उससे ज्यादा? 182 डेज से ज्यादा है सर। 182 डेज रहा होगा तो उसको पीआरआई नहीं बोलोगे। क्या वो 182 डेज से ज्यादा रहा है? अगर हाँ, तो फिर हम ये चेक करेंगे क्या इस करंट फाइनेंशियल ईयर में वो इंडिया के बाहर जा रहा है फॉर 3 पर्पस। अगर वो 3 पर्पस के लिए इंडिया के बाहर जा रहा है तो उसको पीआरओआई बोल दिया जाएगा, पीआरआई नहीं रहेगा। अब सर दूसरा, क्या वो करंट ईयर में इंडिया आ रहा है? अगर वो करंट ईयर में इंडिया आ रहा है ना, तो क्या पर्पस के लिए आ रहा है? अगर वो पर्पस 3 पर्पस में से एक है तो उसको पीआरआई बोला जाएगा। लेकिन 3 के अलावा कोई और पर्पस है, मतलब मान लो वेकेशन के लिए इंडिया आ रहा है, तो उसको पीआरओआई बोला जाएगा। तो सर क्या मतलब है? 182 डेज रेलेवेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्पस। अगर इंडिया के बाहर 3 पर्पस के लिए जा रहा है, क्या है 3 पर्पस सर? अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो, बिजनेस या वोकेशन के लिए जा रहे हो, और फॉर एनी अदर सर, एनी अदर पर्पस वेयर इट इज इंडिकेटेड दैट यू विल
स्टे देयर फॉर एन अनसर्टेन पीरियड। अगर अनसर्टेन पीरियड के लिए जा रहे हो तो क्या होगा, आपको पीआरओआई मान लिया जाएगा। ये क्या है सर, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के केस में इंडिविजुअल कौन होता है। अब आर्टिफिशियल कौन होता है सर, अगर एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, अगर आप इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुए हो तो आप कवर हो जाओगे। एनी ब्रांचेस ऑफिस और एजेंसी इन इंडिया ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, बाहर के बंदे का इंडिया में कोई ब्रांच या एजेंसी, या फिर इंडिया के बंदे का इंडिया के बाहर कोई ब्रांच या एजेंसी, ये सारे जो है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के डेफिनेशन में आ जाएंगे। अपन ने एक क्वेश्चन देखा था कि सिंगापुर की एक कंपनी का ब्रांच इंडिया में है, इंडिया का वो ब्रांच का एक और हेड, एक दुबई में एक और ब्रांच है, मतलब क्या जो दुबई में ब्रांच है उसको इंडिया का ब्रांच कंट्रोल करता है, तो वो जो ब्रांच है ना सर दुबई की, इट इज कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, और इसलिए उसको पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। तो सर इंडिविजुअल भी हो सकता है, ब्रांच और ऑफिस भी हो सकती है। सर क्या सिटीजनशिप रेलेवेंट है ये देखने के लिए, पीआरआई नहीं, सिटीजनशिप रेलेवेंट नहीं है। सर क्या रेसिडेंशियल स्टेटस एक साल का होगा कि एक पर्टिकुलर पीरियड का होगा, रेसिडेंशियल स्टेटस जो है एक पर्टिकुलर पीरियड का होगा, साल में अलग अलग रेसिडेंशियल स्टेटस हो सकते हैं अनलाइक फेमा। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 क्या कहते हैं सर, सेक्शन 3 कहता है डील मत करना, सेक्शन 4 कहता है होल्ड मत करना। सेक्शन 3 कहता है कि तू मत डील करना फॉरेन एक्सचेंज में, मत डील करना फॉरेन एक्सचेंज में एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। उसके अलावा सर कुछ चीजें वो मना करता है कि तुम इंडिया में बैठ के पीआरओआई के बिहाफ में पेमेंट मत करना, नॉट टू मेक एनी पेमेंट टू द क्रेडिट ऑफ पीआरओआई, या तुम पीआरओआई तुम बाहर से पैसे मत लाना, अदरवाइज थ्रू एन ऑथराइज्ड पर्सन के अलावा किसी और से के थ्रू पैसे मत लाना, और किसी भी तरीके के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में मत एंटर करना इंडिया में जिसकी वजह से तुम्हारा बाहर शेयर होल्डिंग होता है। सर इसमें क्या याद करना है, कुछ नहीं याद करना है, बस जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो याद कर लो। सेक्शन 3 कहता है मत डील करना, अगर डील करना है तो ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू डील करना, लेकिन किसी भी हालत में क्रेडिट का पेमेंट मत करना, टू द पेमेंट ऑफ द क्रेडिट ऑफ पीआरओआई मत करना। सर जब भी आप बाहर से इंडिया पैसे ला रहे हो ना, आपको एक इनवर्ड रेमिटेंस मिलता है, अगर इनवर्ड रेमिटेंस नहीं है तो मान लिया जाएगा आपने कॉन्ट्रावेंशन में लाया है पैसा। सर उसके बाद सेक्शन 4 क्या कहते हैं, सेक्शन 4 कहते हैं होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, आप होल्ड नहीं कर सकते एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। सेक्शन 5 वेरी इंपॉर्टेंट, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन किस बारे में बात करता है सर, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का अपन ने डेफिनेशन देखा। सर कुछ मैंने आपको क्लास में इंपॉर्टेंट चीजें भी बताई थी, लेकिन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की जब बात होगी सीधा आ जाओ 3 शेड्यूल में, हमको पढ़ना है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000। उस रूल्स के सर 3 शेड्यूल है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, उससे ज्यादा कुछ नहीं याद करना है। शेड्यूल 1 क्या है सर, कुछ चीजें जो प्रोहिबिटेड है, कुछ चीजें जो प्रोहिबिटेड है किसी भी हालत में नहीं कर सकते। शेड्यूल 2 क्या है, कुछ चीजें जिसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लगेगा। और शेड्यूल 3 क्या है, शेड्यूल 3 है कि आपको सेंट्रल आरबीआई का अप्रूवल लगेगा अगर लिमिट के ऊपर जा रहे हो तो, और वो लिमिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या चीजें प्रोहिबिटेड है दोस्त, सबसे पहले तो 3 चीजें विनिंग से रिलेटेड। अगर आप बाहर लॉटरी टिकट्स खरीदना चाहते हो ना बाबा ना, अगर इंडिया में रेसिंग या राइडिंग के सट्टे वगैरह से आपको इनकम हुई है, वो पैसा अगर आप इंडिया के बाहर रिमिट करना चाहते हो नहीं, या फिर सर आप इंडिया के बाहर जो इंडिया में लॉटरी विनिंग्स कमाए हो उसको रिमिट करना चाहते हो तो नहीं कर सकते, तुम नहीं रिमिट कर सकते किसी भी तरह का विनिंग इनकम, लॉटरी इनकम, रेसिंग राइडिंग इनकम। इनफैक्ट तुम पैसे बाहर ले जाकर के अगर लॉटरी में, स्वीप स्टेक्स में, फुटबॉल पूल्स में डालना चाहते हो वो भी नहीं डाल सकते। उसके अलावा सर 2 एक्सपोर्ट कमीशन की बात आती है। पहला, अगर एक्सपोर्ट कमीशन जो आप पे कर रहे हो अपने ही खुद के जॉइंट वेंचर या होली ओन सब्सिडी में इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हो तो वो कमीशन देना अलाउड नहीं होगा। या फिर सर अगर आप रुपी स्टेट क्रेडिट रूट में एक्सपोर्ट कर रहे हो उसमें कमीशन देने की बात कर रहे हो ना, वो भी अलाउड नहीं होगा। लेकिन अगर चाय सुट्टा का एक्सपोर्ट कर रहे हो ना तो आप इनवॉइस वैल्यू के 10% तक का क्या दे सकते हो, कमीशन दे सकते हो, वरना बाकी सब प्रोहिबिटेड है। सर जो कॉल बैक सर्विस होता है अमेजॉन का, उसके लिए कोई पेमेंट नहीं कर सकते आप। इंटरेस्ट इनकम जो है उसका रेमिटेंस नहीं कर सकते। कौन सा इंटरेस्ट इनकम सर, जो आप नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट में होल्ड करते हो, नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट एक अकाउंट है जिसमें होल्ड करते हो, इंटरेस्ट इनकम आता है, उसको रेमिट नहीं कर सकते। और अगर आप पे डिविडेंड बैलेंसिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल है ना तो आप डिविडेंड का भी पेमेंट नहीं कर सकते। ये सारी चीजें प्रोहिबिटेड है, कोई भी लिमिट नहीं है, प्रोहिबिटेड है। अब सर शेड्यूल 2 जो है वो ये बताता है सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल कहां पे लगेगा। तो भाई देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट नहीं याद होते हैं, कोई बात नहीं, अपन बस ये लिख लेंगे अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब मिनिस्ट्री विल बी रिक्वायर्ड। आधा मार्क काटेगा, काट ले भाई तू, पूरा काटने से तो अच्छा है आधा मार्क काट ले। कल्चरल कौन कौन से इनकम है सर, अगर आप कोई कल्चरल टूर्स कर रहे हो बाहर, कथकली का, बाहर भारतनाट्यम का अगर आप टूर करवा रहे हो। दूसरा, अगर आप एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो, इंपॉर्टेंट, अगर आप फॉरेन प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो। आप कौन हो सर, आप स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर उसके पीएसयू हो, और जो एडवर्टाइजमेंट है उसका अमाउंट कितना है, $10,000 से ज्यादा है तो सर आपको अप्रूवल लगेगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस
फाइनेंस का। लेकिन लेकिन अगर जो एडवर्टाइजमेंट है ना उससे तीन चीजें हो रही है, पहला टूरिज्म प्रमोट हो रहा है या फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोट हो रहा है या फिर इंटरनेशनल बिडिंग प्रमोट हो रही है, तो इन दिस केस आपको अप्रूवल नहीं लगेगा सर। यहां पे स्टेट गवर्नमेंट और उनके पीएसयू कवर्ड है। तीसरा सर, अगर आप फ्रेट दे रहे हो, कोई वेसल आपने चार्टर किया, अगर आप पीएसयू हो और अगर आपने कोई वेसल मंगवाया है उसमें फ्रेट पे कर रहे हो, तो उसका रेमिटेंस के लिए अप्रूवल लगेगा। पेमेंट ऑफ इंपोर्ट बाय अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और अ पीएसयू ऑन सीआईएफ बेसिस, उस पे आपको अप्रूवल लगेगा। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स मेकिंग रेमिटेंस टू देयर एजेंट अब्रॉड, सर जैसे कि ब्लू डार्ट होता है, उसके बहुत सारे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट्स हैं, वो अगर अपने एजेंट को पेमेंट कर रहा है तो वो कर सकता है, लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा फ्रॉम डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। सर अगर आप हायरिंग चार्जेस पे कर रहे हो, किस चीज का, ट्रांसपॉन्डर का अगर हायरिंग चार्जेस पे कर रहे हो, ट्रांसपॉन्डर किस चीज का, टीवी चैनल्स का या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का, तो कंसर्न मिनिस्ट्री का अप्रूवल लगेगा। अगर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है सर, ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्राइज मनी दे रहे हो या फिर स्पॉन्सरशिप दे रहे हो, प्राइज मनी दे रहे हो और स्पॉन्सरशिप दे रहे हो, और आप कौन नहीं हो, आप इंटरनेशनल बॉडी, नेशनल बॉडी, डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल बॉडी, कोई भी लेवल के स्पोर्ट्स बॉडी नहीं हो, और अगर आप बाहर प्राइज मनी या स्पॉन्सरशिप दे रहे हो और अमाउंट अगर $1,00,000 से ज्यादा है ना, तो भैया तुमको मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का अप्रूवल लगेगा, उसका डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। उसके बाद सर अगर आप पी&आई क्लब के मेंबरशिप का रेमिटेंस कर रहे हो तो आपको अप्रूवल लगेगा। तो भाई ये $100,000 का लिमिट याद कर लो और ऊपर $10,000 की लिमिट याद कर लो, बाकी सब आएगा। तो आपको बस क्लिक कर जाना चाहिए कल्चरल टूर, हाँ भैया सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल। उसके अलावा जो भी चीजें फ्रेट आया, फ्रेट गया, वो सब के लिए आपको अप्रूवल लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 किस बारे में बात करता है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के बारे में बात करता है। कितना लिमिट है सर, $2,50,000 लिमिट है। क्या ये लिमिट इंडिविजुअल के लिए है कि अदर देन इंडिविजुअल्स के लिए भी है? $2,50,000 का लिमिट सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए है। वो $2,50,000 पर एनम है कि पूरे जिंदगी भर है? पर एनम है। ये जो 250,000 की लिमिट है, इसमें आप क्या क्या कर सकते हो? आप प्राइवेट विजिट कर सकते हो टू एनी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान, आप गिफ्ट या डोनेशन दे सकते हो, आप अब्रॉड घूमने जा सकते हो, एमिग्रेशन कर सकते हो, किसी अगर कंट्री में एमिग्रेट कर रहे हो तो वहां का खर्चा बेयर कर सकते हो, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड, ट्रैवल फॉर बिजनेस, अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस, specialized trading, meeting expense in connection with medical treatment, studies abroad और any other current account transaction। सर सब याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें जो मैं याद करा रहा हूं कर लो, जैसे गिफ्ट और डोनेशन भी आपके करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में आता है। उसके अलावा अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट, तीन चीजें और याद कर लो, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, इमिग्रेशन के लिए जा रहे हो, और अगर पढ़ाई के लिए जा रहे हो, तो ये सारी चीजें करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के 250 के लिमिट में आती है, और ये पर फाइनेंशियल ईयर की लिमिट है। लेकिन अगर आप इमिग्रेशन के लिए जा रहे हो, या फिर अगर आप किस चीज के लिए जा रहे हो, आप स्टडीज अब्रॉड के लिए जा रहे हो, या फिर अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, तो हम आपके लिए 250K की लिमिट ना थोड़ी बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ा देंगे? तुम जिसके पास जा रहे हो ना, उनसे एक सर्टिफिकेट लेके आओ कि भैया कितना खर्चा होने वाला है, वो सर्टिफिकेट ले जाके आप एडी बैंक को दिखा दो, वो आपको अप्रूव कर देगा, आपको आरबीआई का अप्रूवल नहीं लगेगा। अब सर ये जो लिमिट है 250K की है, एक फाइनेंशियल ईयर की है, मैंने आपको बता दिया। ये जो क्वेश्चन है ना, ये एमटीपी में आ रखा है, सुनो सर। एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट इन इंडिया कौन होता है? मतलब सर वो इंडिया आया तो है, प्रोविजन की वजह से पीआरआई बन गया, लेकिन है नहीं असल में वो पीआरआई। मतलब क्या? अगर वो किसी बाहर के स्टेट का सिटीजन है, या फिर वो इंडिया का सिटीजन है और वो इंडिया के बाहर जॉब करने गया था, और अब उस जॉब के वजह से वो इंडिया वापस डेप्यूट हुआ है, डेप्यूटेशन में आया है, मतलब इंडिया काम करने आया है। मतलब सर अगर वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, या फिर इंडिया का सिटीजन है, बाहर चला गया था, बाहर से काम करने इंडिया वापस आया है, और वो इंडिया में 3 साल से कम रहने वाला है अपने जॉब के लिए, तो उसको पीआरआई माना जाएगा, बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। वो कितना रेमिट कर सकता है सर? वो 250K से जितना ज्यादा चाहे वो रेमिट कर सकता है, लेकिन नेट सैलरी रेमिट करेगा। नेट सैलरी मतलब क्या? ग्रॉस अर्निंग्स में से आप क्या माइनस कर देना, आप अपना पीएफ पीटी का कंट्रीब्यूशन माइनस कर देना, टैक्सेस माइनस कर देना, और फिर नेट सैलरी आ जाएगी। कितने साल के लिए आ रहा है सर इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए? 3 साल या उससे कम, 3 साल से कम के लिए आ रहा है, 3 साल से ज्यादा के लिए नहीं आ रहा है। सर ये लिमिट क्या था? इंडिविजुअल वाले लिमिट थे। उसके अलावा कंपनी के भी लिमिट है। कंपनी के लिमिट क्या है सर? सुनो, 4 अलग अलग लिमिट है। अगर आप डोनेशन कर रहे हो बाहर चेयर्स क्रिएट करने के लिए, डोनेशन फॉर क्रिएशन ऑफ चेयर्स आउटसाइड, मतलब आप बाहर आयुर्वेदा को प्रमोट करना चाहते हो, उसके लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो लोअर ऑफ 1% ऑफ फॉरेक्स अर्निंग्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर और $5 मिलियन, उससे ज्यादा अगर आप कर रहे हो ना, तो आपको प्रायर अप्रूवल लगेगा आरबीआई का। क्या लिमिट है सर? 1% ऑफ फॉरेक्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स और $5 मिलियन, विचएवर इज लोअर। अब सर अगर आप इंडिया में कोई फ्लैट बेच रहे हो, और इंडिया में फ्लैट किसको बेच रहे हो? इंडिया का फ्लैट अगर आप बाहर किसी को बेच रहे हो, और उसके बदले में आपको ना कमीशन पे करना पड़ रहा है ना फॉरेन के किसी ब्रोकर को, तो वो कमीशन कितना दे सकते हो? कमीशन पर ट्रांजैक्शन टू एन एजेंट अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट और कमर्शियल
प्रॉपर्टीज इन इंडिया, कितना सर? $25,000 और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, $25,000 और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस, विच एवर इज हायर, से ज्यादा अगर आप पे कर रहे हो तो। उसके बाद सर कंसल्टेंसी पर प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप कंसल्टेंसी ले रहे हो, दो चीज के लिए ले सकते हो, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए या अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ले रहे हो तो 10 मिलियन तक आप बिना पूछे भेज सकते हो। अगर अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ले रहे हो तो $1 मिलियन तक बिना पूछे भेज सकते हो। प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस सर, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस मतलब आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के पहले जो खर्चा हुआ था उसका अगर रीइंबर्समेंट के लिए आप पैसे भेज रहे हो ना, तो 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इनटू इंडिया और 100K विच एवर इज हायर, से ज्यादा 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इनटू इंडिया और 100K विच एवर इज हायर। सर दो लिमिट तो मेरे साथ याद कर लो। कंसल्टेंसी का क्या है? $10 मिलियन और $1 मिलियन। और एक सेल फ्लैट के सेल वाला कमीशन याद कर लो, $25,000 या 5% ऑफ द इनवर्ड रेमिटेंस। कितना परसेंट सर? 5% या $25,000 विच एवर इज हायर तक आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। सर ये जो 250K की लिमिट है वो इस केस में इररिलेवेंट हो जाती है। अब यहां पे कुछ एक्सेप्शंस थे। एक्सेप्शन क्या था? रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट को और एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट को। रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट को क्या एक्सेप्शन था दोस्त? रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट को तुम शेड्यूल 2 या शेड्यूल 3 में कुछ भी पैसे रेमिट कर लो। अगर आप रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट से रेमिट कर रहे हो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली अगर आप एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट से भी रेमिट कर रहे हो ना, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 3 एक्सेप्शन है सर EEFC के, कि ये 3 ट्रांजैक्शन अगर कर रहे हो तो EEFC वाला आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। कौन से 3 ट्रांजैक्शन सर? अगर आप P&I क्लब का मेंबरशिप भेज रहे हो, या फिर अगर आप कमीशन पे कर रहे हो। कमीशन किस चीज पे? फ्लैट के सेल पे, या फिर आप प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस पे कर रहे हो। ये तीनों खर्चे में से कुछ भी खर्चा कर रहे हो तो क्या होगा भाई? तो क्या होगा? तो आपको ना वो बेनिफिट नहीं मिलेगा EEFC का। अप्रूवल फॉर ट्रांजैक्शन अंडर शेड्यूल 2 शेल नॉट बी रिक्वायर्ड अगर आप EEFC से भेज रहे हो, लेकिन उसमें 3 एक्सेप्शन है। उसमें जो है 3 एक्सेप्शन है। नेक्स्ट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सर। अब आ जा, अच्छा एक और चीज, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड। अगर आप इंडिया के बाहर विजिट पे हो, इंडिया के बाहर घूमने गए हो और अगर आप इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से खर्चा कर रहे हो ना, तो वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हम आप पे अप्रूवल नहीं लगाएंगे। अप्रूवल बेसिकली इनडायरेक्टली कार्ड के लिमिट पे लग जाएगा। ठीक है, एंड ऑफ दिस। नाउ लेट्स रीड इंपोर्ट एंड देन वी विल रीड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब क्या सर? इंडिया में आप सामान मंगवा रहे हो तो हम पेमेंट पे कंडीशंस लगाएंगे। सबसे पहले सर इंपोर्ट के लिए क्या है? इंपोर्ट के लिए आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन बना हुआ है। मास्टर डायरेक्शन बना हुआ है सर, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, हिंदी में सुन लो, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ पा रहे हो पढ़ लो मेरे साथ। सबसे पहले सर अगर इंपोर्ट हो रहा है तो इंपोर्ट करने के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के बाद पेमेंट तो करना पड़ेगा। पेमेंट डॉलर में करोगे तो डॉलर पेमेंट करने के लिए डॉलर लेना तो पड़ेगा बैंक से। तो अगर आप बैंक से जाके डॉलर ले रहे हो तो आपका ऑब्लिगेशन क्या हो जाएगा? सबसे पहला ऑब्लिगेशन आपका ये हो जाएगा कि जिस पर्पस के लिए लिया है उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज करे, या फिर किसी भी और पर्पस के लिए यूटिलाइज करे जो फेमा में अलाउड है। मतलब सर प्रोहिबिटेड पर्पस के लिए उसको मत यूज करो। अब सर जब आप फॉरेक्स लेने जा रहे हो ना, आप जब फॉरेक्स लेने जा रहे हो ना, तो आप सबसे पहले एविडेंस ऑफ इंपोर्ट दोगे। जब आप फॉरेन करेंसी खरीदने जा रहे हो तो आप एविडेंस ऑफ इंपोर्ट दोगे। एविडेंस ऑफ इंपोर्ट क्या होता है सर? एक आईडीपीएमएस पोर्टल है, उस आईडीपीएमएस पोर्टल में आपने जो डेटा एंटर करवाया होगा वो दे दो, या फिर सर उसके अलावा पोस्टल अप्रेजल फॉर्म या कस्टम असेसमेंट सर्टिफिकेट, ये तीनों में से कुछ भी आप एज एन एविडेंस दे सकते हो। और आपको फॉरेन करेंसी देने के पहले एडी बैंक जो है ना, वो ये अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि भैया जितने का गुड्स आया है ना उतने का ही रेमिटेंस हो रहा है। ऐसे नहीं कि तुमने गुड्स कम के मंगवाए और ज्यादा रेमिटेंस कर रहे हो किसी और काम के लिए जो हमको पता नहीं है। जितने का पैसा गुड्स आया है उतने का ही रेमिटेंस हो रहा है। अब सर सुनो, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा? बेसिकली सिंपली बोलूं तो किसी भी बैंकिंग चैनल से आप पेमेंट कर सकते हो, बस बैंकिंग चैनल से पेमेंट करना, उसके अलावा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पढ़ो सर, पीआरआई का क्या है? सुनो सुनो, एक पीआरआई ना रुपी में खर्चा कर सकता है। हमने ऊपर पढ़ा था कि पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया जो है ना, पीआरओआई के क्रेडिट में पेमेंट नहीं कर सकता, पर यहां पे क्या लिखा है सुनना, एक पीआरआई पेमेंट कर सकता है रुपए में। रुपए में किस चीज का खर्चा सर? ट्रैवल का, लॉजिंग का, बोर्डिंग का खर्चा। अगर एक पीआरओआई इंडिया के विजिट में है, अगर एक बाहर वाला बंदा इंडिया विजिट में आया है तो उसके बिहाफ में आप रुपीस में खर्चा कर सकते हो। भाई तू मना भी कर देता तो कंट्रोल कैसे कर पाता? कंट्रोल तो कर नहीं पाता, तो बोले चलो बड़ा दिल रख लेते हैं, हम हाँ बोल देते हैं कि चल तू रुपीस में खर्चा कर ले। दूसरा, अगर आप गोल्ड या सिल्वर खरीद रहे हो ना, तो आप क्रॉस चेक या ड्राफ्ट में कंसिडरेशन का पेमेंट कर सकते हो। अगर आप गोल्ड या सिल्वर खरीद रहे हो तो क्रॉस चेक या ड्राफ्ट में पेमेंट कर सकते हो। तीसरा, अगर एक कंपनी है, हाँ मोनिका ऋषभ भैया सुनो, अगर एक कंपनी है या फिर एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, उसका सुनो वो भी रुपीस में पेमेंट कर सकता है। किसको? उसके एक नॉन होल टाइम डायरेक्टर को। अगर कोई बाहर का बंदा, कोई पीआरओआई है जो हमारा नॉन होल टाइम डायरेक्टर है और वो इंडिया विजिट पे आया है, तो उसके खर्चे के लिए हम उसको रुपीस में पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड दैट वो एलिजिबल है। किस चीज के लिए एलिजिबल है सर? सिटिंग फीस के लिए और रेम्यूनरेशन के लिए, इन सब चीजों के लिए एलिजिबल है।
अब सर सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन, इंपोर्ट का टाइम लिमिट क्या होगा सर? इंपोर्ट का टाइम लिमिट मतलब क्या? जब इंपोर्ट हो गया तो कितने समय में पेमेंट करना पड़ेगा? कितने समय में सर? एक बार मेरे साथ बोलो जुबान केसरी, 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट, जिस दिन शिपमेंट आया उसके 6 महीने के अंदर पेमेंट कर देना। अनलेस सर आप ना गुड्स किसी गारंटी के लिए, डिस्प्यूट के लिए, किसी और कारण से होल्ड कर रहे हो तो 6 महीने के अंदर पेमेंट कर देना। लेकिन सर एक डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट नाम की भी चीज होती है कि वो मेरे को आज गुड्स भेज रहे हैं, मैं 2-3 साल बाद पेमेंट करूंगा। तो अगर डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट हो रहा है ना, डेफर्ड पेमेंट अरेंजमेंट हो रहा है ना, तो ठीक है, हम उसको ट्रेड क्रेडिट मानेंगे और उसके प्रोविजन अलग है, उसका हमको कोई टेंशन नहीं लेना है। पर सर सुनो, 6 महीने के अंदर पेमेंट कर देना। पर सर अगर 6 महीने के अंदर पेमेंट नहीं कर पाया तो 6 महीने के अंदर पेमेंट नहीं कर पाया ना, तो तेको 3 साल तक का इंटरेस्ट देने मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। अगर 1 जनवरी 2022 को तुमने इंपोर्ट किया है तो तुम 3 साल तक, मतलब 31 दिसंबर 2024 तक का इंटरेस्ट पे कर सकते हो। लोन कब तक, टेक्निकली पेमेंट कब तक कर देना चाहिए सर? विद इन 3 मंथ्स, मतलब 30 जून 2022। लेकिन सर अगर नहीं पे कर पाया, इंटरेस्ट भर रहे हो, तो मैक्सिमम 3 साल का इंटरेस्ट भरोगे। 3 साल कब से शुरू हो रहा है दोस्त? फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। अब सर ये जो रीपे करने का समय है, क्या इसका एक्सटेंशन मिल सकता है? बिल्कुल एक्सटेंशन मिल सकता है। एक्सटेंशन कौन देगा? ऑथराइज डीलर देगा, आरबीआई नहीं, ऑथराइज डीलर 1 देगा। और ऑथराइज डीलर जो एक्सटेंशन देगा, कितना एक्सटेंशन देगा? 6-6 महीने करके एक्सटेंशन देगा। मैक्सिमम 3 साल तक का एक्सटेंशन दे सकता है सर। एक्सटेंशन का रीजन क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, किसी तरह का डिस्प्यूट है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है, या फिर परफॉर्मेंस बचा है, अभी तक कुछ काम करना था उसने नहीं किया है, किसी ने केस फाइल कर दिया है, तो इस कारण से क्या होता है सर? एक्सटेंशन मिल जाता है। लेकिन सर सुनो, जब आप एक्सटेंशन दे रहे हो ना, तो 2-3 चीजें इंश्योर कर लेना। जब आप एक्सटेंशन दे रहे हो भैया, एक्सटेंशन मैक्सिमम 3 साल तक का होगा, मैक्सिमम 3 साल तक का होगा। 6-6 महीने करके एक्सटेंशन दे सकते हो। लेकिन सर एक्सटेंशन देते वक्त 3 चीजों का ध्यान रखना। कौन सी 3 चीजों का सर? सबसे एक्चुअली 2 चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहली क्या चीज है? जिसका एक्सटेंशन कर रहे हो ना, उसके उस ट्रांजैक्शन का कोई इन्वेस्टिगेशन तो नहीं चल रहा है ना, कि कंसर्न्ड इंपोर्ट ट्रांजैक्शन इज नॉट अंडर इन्वेस्टिगेशन। दूसरा, अगर आप 1 साल के बियॉन्ड एक्सटेंशन दे रहे हो, व्हाइल कंसीडरिंग एक्सटेंशन बियॉन्ड 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट, मतलब सर फर्स्ट एक्सटेंशन के बाद ही अगर कोई एक्सटेंशन दे रहे हो, तो टोटल आउटस्टैंडिंग ऑफ इंपोर्टर शुड बी लेस देन लोअर ऑफ $1 million और 10% ऑफ एवरेज इंपोर्ट रेमिटेंस ड्यूरिंग द 2 फाइनेंशियल ईयर। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में तुमने जितना इंपोर्ट से रिलेटेड रेमिटेंस किया है, उसका एवरेज का 10% या फिर $1 million विच एवर इज लोअर से कम होना चाहिए। सर ऐसे नहीं याद होगा, एक बार मेरे साथ याद करो, क्या है लिमिट? $1 million और 10%। 10% किस चीज का? एवरेज इंपोर्ट रेमिटेंस। कब का सर? पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर का। 10% ऑफ एवरेज इंपोर्ट रेमिटेंस ऑफ लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर और $1 million विच एवर इज लोअर से लेस का अगर क्या है, अगर लेस का अगर आपका आउटस्टैंडिंग है, तो भैया एक्सटेंशन मिल जाएगा, वरना एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। उसके बाद सर आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा। अब सर बात करते हैं फॉरेन करेंसी के इंपोर्ट की या इंडियन करेंसी के इंपोर्ट की। अभी जब फॉरेन करेंसी की बात आती है ना, तो या तो इंडिया भिजवाया जा सकता है या फिर आप खुद लेकर के आ सकते हो। तो एक पर्सन ना सर इंडिया भेज सकता है बिना किसी लिमिट के कोई भी अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी। लेकिन 3 चीज मत भेजना भाई, तू करेंसी नोट मत भेजना, बैंक नोट्स मत भेजना और ट्रैवलर चेक मत भेजना। क्या मत भेजना? तू करेंसी नोट्स मत भेजना, बैंक चेक नोट्स मत भेजना और ट्रैवलर चेक, मतलब सर कैश में मत देना। एक तरीके से क्या क्या 3 नाम में? करेंसी नोट, बैंक नोट और ट्रैवलर चेक, ये तीनों मत भेजना। उसके अलावा मेरी बात सुनो, आप ये तो भेजने की बात होगी, आप खुद भी लेके आ सकते हो बिना लिमिट के, कुछ भी अमाउंट लेके आ सकते हो। बस अनइशूड नोट्स मत लेके आना, अनइशूड नोट्स मत लेके आना। और जब लेके आओगे ना, तो कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म भर देना। कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है क्या लेके आया, कैसे लेके आया, वो बस भर देना। लेकिन कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा अगर दोनों कंडीशन मीट होती है। पहला, कि आपके पास जो करेंसी नोट, बैंक नोट और ट्रैवलर चेक है वो $10,000 से कम है, और एंड जो आपके पास करेंसी नोट्स है ना, करेंसी नोट्स है वो $5,000 से कम है। ये दोनों लिमिट चेक करना पड़ेगा। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो भैया आपको कस्टमर डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म। उसके अलावा पैसे तो आप ला सकते हो, कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। तो सर क्या प्रोविजन है? जितना चाहे उतना पैसा ला सकते हो। कोशिश करना बैंक नोट, करेंसी नोट्स और ट्रैवलर चेक ना लाओ। और अगर खुद लेके आ रहे हो ना, तो अनइशूड नोट्स बिल्कुल भी मत लेके आना। अनइशूड नोट्स मतलब क्या सर? जो बाहर इशू होके बंद हो गया है या फिर इशू ही नहीं हुआ है अभी तक। ये तो फॉरेन करेंसी की बात हो रही है। क्या आप इंडियन रुपीज ला सकते हो? हाँ भैया, इंडियन रुपीज किसकी बात करेंगे? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया की। तो अगर एक बंदा, इंडियन बंदा बाहर गया है ना टेम्पररी विजिट के लिए, और अगर वो इंडिया वापस आ रहा है ना, तो वो 25,000 रुपए तक, कितना 25,000 रुपए तक क्या ला सकता है? इंडियन करेंसी ला सकता है। लेकिन सर अगर आप नेपाल और भूटान गए हो ना, तो आप जितने पैसे चाहो उतना ला सकते हो, लेकिन डिनोमिनेशन 100 रुपए से कम होना चाहिए। 100 रुपए से कम का डिनोमिनेशन होना चाहिए, वरना 25,000 की लिमिट है। समझा सर?
उसके अलावा गारंटी की बात करते हैं, ऑथराइज डीलर जो है, ऑथराइज डीलर कौन, ऑथराइज डीलर जो है वो गारंटी इशू कर सकता है। सर आप इंपोर्ट कर रहे हो गुड्स का या इंपोर्ट कर रहे हो सर्विसेज का या किसी भी तरह का आपका डेट लाइबिलिटी या ऑब्लिगेशन हो रहा है ना, तो ऑथराइज डीलर आपके बिहाफ में गारंटी दे सकता है। लेकिन सर एक चीज ध्यान रखना, अगर आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो और गारंटी दे रहा है ना, तो गारंटी में एक लिमिट है। क्या लिमिट है? डिपेंड करता है इंपोर्टर कौन है। अगर इंपोर्टर अदर देन पीएसयू या डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो 500 के तक का आपकी लिमिट है, उससे ज्यादा आप अप्रूव गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन अगर पीएसयू डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, तो 100 डॉलर्स की लिमिट है। लेकिन अगर उसके ऊपर आपको देना है तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल लगेगा। सर हम क्या पढ़ रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में गारंटी देने की बात कर रहे हैं। गारंटी कब दे सकते हो? कभी भी दे सकते हो, लेकिन एक लिमिट है कि अगर आप पीएसयू या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अलावा किसी और के लिए गारंटी दे रहे हो ना, 500 के मैक्सिमम है। लेकिन अगर आप पीएसयू सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के लिए अगर ये दे रहे हो ना गारंटी, तो 100 के मैक्सिमम है। उसके ऊपर देना है ना, दे सकता है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल ले लेना। उसके अलावा सर कॉर्पोरेट गारंटीज भी इशू करने का परमिशन दे सकता है। ऑथराइज डीलर बोलेगा भैया तुम ना कॉर्पोरेट गारंटी इशू कर लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में अपना इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट चलो आगे पढ़ लेंगे, सीक्वेंस में ही जाते हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है वो पढ़ लेते हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है? सर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन अपन ने देखा, असेट्स या लायबिलिटी का पोजीशन ऑल्टर करता है। सर ये जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में मैंने आपको ये जो सेकंड पॉइंट है ना, उसका पूरा समरी एक लाइन में बताया था कि कोई डेट इंस्ट्रूमेंट्स अगर होता है तो उसको आरबीआई मॉनिटर करता है, और अगर नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट मॉनिटर करता है। कौन मॉनिटर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट मॉनिटर करता है। तो ये जो ऑथर्स नोट है ना सर, आप चाहो तो काट सकते हो, ऑथर्स नोट काट सकते हो, और सर ऊपर आप मॉनिटर करोगे। अब मेरे को एक बात बताओ सर, सेक्शन 3 और सबसेक्शन, पहले सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 सुनो सर। सबसेक्शन 4 क्या कहता है? एक बंदा, इंडिया का जो बंदा है वो 3 चीजें होल्ड ओन ट्रांसफर कर सकता है। कौन सी 3 चीजें होल्ड और ट्रांसफर इन्वेस्ट कर सकता है? फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, प्रोवाइडेड दैट या तो उसने तब अक्वायर किया हो जब वो पीआरओआई था, या फिर उसने किसी पीआरओआई से इनहेरिट किया है। सर आप ना 3 चीजें बाहर, फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, होल्ड ओन ट्रांसफर इन्वेस्ट कर सकते हो। 2 कंडीशन मीट होनी चाहिए, या तो आपने अक्वायर किया था जब आप पीआरओआई थे, या फिर आपने किसी पीआरओआई से क्या किया है, उसको इनहेरिट किया है। सिमिलरली एक बाहर वाला बंदा पीआरओआई जो है, इंडियन करेंसी, इंडियन सिक्योरिटी या इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन सर क्या प्रोविजन है कि या तो जब आप पीआरआई थे तब आपने अक्वायर किया था, या फिर आप किसी और पीआरआई से इनहेरिट कर रहे हो तब आप कर सकते हो। इसको छोड़ दो और इसको भी छोड़ दो। सर ये तो काट ही दो, ये मतलब कोर्स में नहीं है, इसको मैं मतलब छोड़ नहीं बोल रहा हूं, इसको काट दो, ऊपर वाले को छोड़ दो। तो सर अभी तक मैंने क्या बोला आपको? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, पहले डेफिनेशन बोला, फिर मैंने बोला आरबीआई डेट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेट करते हैं। पीआरआई बाहर की प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है सब्जेक्ट टू, मतलब प्रोवाइडेड दैट या तो उसने बाहर जब था वो अक्वायर किया था, या उसने क्या किया था, बाहर जब था या तो अक्वायर किया था, या फिर उसने इनहेरिट किया है। सिमिलरली बाहर का बंदा इंडिया में प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है अगर उसने जब इंडियन था तब अक्वायर किया था, या फिर इनहेरिट किया था। उसके बाद सर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में भी 3 स्पेसिफिक 2 शेड्यूल्स हैं और कुछ चीजें हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, कोई 2 ऐसी चीज हैं जिसमें ना कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आप कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। यहां पे 2 ऐसी चीजें हैं जिसपे आप कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कभी भी प्रोहिबिट नहीं कर सकते। सर ना आरबीआई ना सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज कर सकता है रिस्ट्रिक्शन। कौन सा? पहला, पेमेंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन्स और रीपेमेंट ऑफ लोन्स, और डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब सर आपने कोई लोन ले रखा है, उसका रीपेमेंट है, तो रीपेमेंट में रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता भाई, लोन ले रखा है तो रीपे करना पड़ेगा। सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो उस पर डेप्रिसिएशन को के पैसे देने के लिए आप नहीं मना कर सकते। ये मैंने आपको क्लास में समझाया था, ये प्रोविजन क्या है। अगर आपकी होल्डी ओन सब्सिडरी है इंडिया के बाहर, उसमें आपने $10 मिलियन इन्वेस्ट किया था, अब उसकी नेटवर्थ कम होकर $5 मिलियन हो गई क्योंकि आपका नुकसान हो गया, तो आपको वो रीफिल करना पड़ेगा। उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन इन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो वो रीफिल तो करना पड़ेगा भाई, वो रीफिल करने के लिए आपको पैसे भेजने पड़ेंगे, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। तो बोलो अपने जुबान से कि 2 चीजें क्या रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। एक तो अगर रीपेमेंट ऑफ लोन है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता, और डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसका पेमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। अब सर उसके अलावा ना 3 चीजें बचती है। शेड्यूल 1
शेड्यूल 2 और प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ये शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 किस चीज का है सर? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट परमिसिबल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रेगुलेशन 2000, परमिसिबल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रेगुलेशन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रेगुलेशन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रेगुलेशन। शेड्यूल 1 क्या कहता है कि पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, इंडिया के बाहर क्या क्या कर सकता है। शेड्यूल 2 क्या कहता है कि बाहर का बंदा इंडिया में क्या क्या कर सकता है, और सर अलग से प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। अगर आप मेरे को पूछोगे सर पीआरआई बाहर जाके क्या क्या कर सकता है, तो मेरी बात सुनना, स्क्रीन पे मत देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूं, मैं वो लौंडा हूं जो तेरे साथ पढ़ता हूं। सुनो सर, सुनो 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 सर, सुनो। शेड्यूल 1 शेड्यूल 2, शेड्यूल 1 में मैं ये बोल रहा हूं पीआरआई बाहर जाके क्या क्या कर सकता है। पीआरआई फॉरेन सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। पीआरआई फॉरेन करेंसी लोन रेज कर सकता है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, गारंटी इशू कर सकता है किसी पीआरओआई के फेवर में, लोन ले सकता है, लोन दे सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है करेंसी नोट्स का, फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन कर सकता है, इंश्योरेंस ले सकता है बाहर की किसी कंपनी के पास, अपने कैपिटल असेट्स को रेमिट कर सकता है इंडिया के बाहर, और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है। डेरिवेटिव अंडरटेक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, अंडरटेक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, अंडरटेक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। सुनो 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 सर, सुनो, तुम लोग की पिटाई होगी मेरे से, ठीक है? सुनो, पढ़ाते वक्त नहीं छेड़ो। सुनो ना दोस्तों, सुनो ना, सुनो प्लीज। सर पर्सन रेसिडेंट, और जब ना फेमा होता है ना, तब मजाक नहीं होना चाहिए। सर आप तो बोरिंग टीचर हो, फेमा के वक्त तो भी मजाक मजाक में पढ़े, मजाक मजाक में ना लग जाते हैं फिर। तो सुन लो मेरी बात। सर एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, इंडिया के बाहर जाके क्या क्या कर सकता है, वो सर फॉरेन सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट, लोन्स, गारंटी। अगर मैं आपको पूछूं क्या एक इंडियन बाहर की कंपनी का इंश्योरेंस ले सकता है? हाँ सर, एक इंडियन बाहर की कंपनी का इंश्योरेंस ले सकता है। क्या वो बाहर जाके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग कर सकता है? हाँ, वो बाहर जाके डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में भी ट्रेडिंग कर सकता है सर। पर ये जो पीआरआई के लिए है ना, पीआरआई के लिए वो जो 250K वाली लिमिट थी ना, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन वाली, वो 250K के लिमिट में आ जाओगे। मतलब क्या सर, जो शेड्यूल 3 था करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का जो शेड्यूल 1 है, उन दोनों का मिला के एग्रीगेट लिमिट इन फाइनेंशियल ईयर इज 250K की आपकी लिमिट है सर। सिमिलरली जैसे आप इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर सकते हो, तो एक पॉइंट और है कि जब इंडिया के बाहर इन्वेस्ट करोगे ना, तो 1 रुपया भी नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज में मत इन्वेस्ट करना, जैसे कि नॉर्थ कोरिया हो गया। अब सर सुनो, परमिसेबल ट्रांजैक्शन ऑफ पीआरओआई, मतलब सर पीआरओआई इंडिया में आके क्या इन्वेस्टमेंट कर सकता है? पीआरओआई जो है ना, पीआरओआई वो इंडिया में आके क्या इन्वेस्टमेंट कर सकता है? वो किसी भी तरह का सर फॉरेन सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लोन दे सकता है, ट्रांस इमूवेबल प्रॉपर्टी अक्वायर कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल सकता है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, सब कर सकता है सर। पर क्या वो इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले सकता है? ना ना बाबा, ना ना, इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस नहीं लेने देंगे। उसके अलावा लगभग सारी चीजें सिमिलर है सर। अब इंपॉर्टेंट आता है प्रोहिबिटेड क्या है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, तो प्लीज मेरे साथ याद कर लो, CANTRF, सी चिट फंड। कोई भी ऐसे बिजनेस में मत इन्वेस्ट करना जो इन काम में इन्वॉल्व है। कौन सा? चिट फंड। ए बोलो ना सर, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और प्लांटेशन एक्टिविटी। एन निधि कंपनी। टी ट्रांसफर ऑफ ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। आर रियल एस्टेट बिजनेस। एफ आप कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस में, फार्म हाउस के कंस्ट्रक्शन में ये 6 बिजनेस में ना आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन सर रियल एस्टेट बिजनेस में 3 चीजें नहीं आएगी, रियल एस्टेट बिजनेस में 3 चीजें नहीं आएगी। पहला है डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टीज, रोड्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा, और रजिस्टर्ड रीट्स। कौन सी 3 चीजें नहीं आएगी? डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल कमर्शियल और रोड्स ब्रिजेस, और रजिस्टर्ड रीट्स। मतलब क्या सर, क्या मैं एक ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूं जो टाउनशिप के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है? बिंदास कर सकते हो सर। मेरे को एक बात बताओ, जो बाहर का पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, मेरा एक भाई है ऋषभ जो यूके में रहता है, क्या वो पर्सन रेसिडेंट एंड आउटसाइड इंडिया इंडिया में आके चिट्टी खेल सकता है, चिट फंड में इन्वेस्ट कर सकता है? सर चिट फंड के बिजनेस में मत इन्वेस्ट करना, लेकिन तुम चिट में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो? तुमको इन्वेस्ट अगर करना है ना, तो तुमको रजिस्ट्रार ऑफ चिट्स या फिर स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा और आरबीआई के टर्म्स एंड कंडीशंस का कंप्लायंस करना पड़ेगा। तब तुम एज अ प्लेयर, तुम एज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन एज अ बिजनेस मत इन्वेस्ट करना। अब सर सुनो, कोई भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बाहर नॉर्थ कोरिया के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करेगा। अब सर आ जाते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स में। सर एक्चुअली एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स के पहले ना अपन एक्सपोर्ट वेक्सपोर्ट वो बाकी सारी चीजें खत्म करते हैं, फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग पे आएंगे। अब सर एक्सपोर्ट पे आ जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सपोर्ट। अब
एक्सपोर्ट क्या होता है सर? एक्सपोर्ट मतलब आप इंडिया के बाहर गुड्स बेच रहे हो, सर्विसेज बेच रहे हो, सॉफ्टवेयर बेच रहे हो, तो वो एक्सपोर्ट में आ जाता है। जब आप एक्सपोर्ट की बात करो ना, दो इंपॉर्टेंट फॉर्म आपके दिमाग में आना चाहिए, फॉर्म ईडीएफ और फॉर्म सॉफ्टेक्स। फॉर्म ईडीएफ और सॉफ्टेक्स। ईडीएफ कब फाइल होता है? एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म कब फाइल होता है? जब आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो। सॉफ्टेक्स कब फाइल होता है? जब आप सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो सर एक्सपोर्ट किसके थ्रू कर रहे हो? कस्टम के थ्रू कर रहे हो। गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ईडीएफ फाइल कर देना, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो सॉफ्टेक्स फाइल कर देना। उसमें सर आपको क्या लिखना पड़ेगा पता है? उसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा? एक सेकंड, मैंने आपको एक चीज तो बताया ही नहीं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलेशन 2015 है ये। सर ये कौन से सेक्शन से फ्लो हो रहा है? ये सेक्शन 7 से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलेशन है। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सर अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ईडीएफ दे देना, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो सॉफ्टेक्स दे देना। उस एक्सपोर्ट फॉर्म में आप क्या डिक्लेयर करोगे? आप पूरा पर्टिकुलर्स डिक्लेयर करोगे और फुल एक्सपोर्ट वैल्यू डिक्लेयर करोगे। फुल एक्सपोर्ट वैल्यू मतलब क्या? कितना पैसा मिलने वाला है। लेकिन अगर फुल एक्सपोर्ट वैल्यू असर्टेनेबल नहीं है तो तुम उसको ओवरसीज मार्केट में कितने में बेच पाते? तुम उसको ओवरसीज मार्केट में कितने में बेच पाते? वो अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड, उसको फुल एक्सपोर्ट वैल्यू लिख दो अगर असर्टेनेबल नहीं है तो। और आप साथ में ये अफर्मेशन दे देना कि हमको पूरा भरोसा है फुल एक्सपोर्ट वैल्यू रियलाइज हो जाएगा। ये गुड्स और सॉफ्टवेयर के केस में। अब सर्विसेज के केस में आपको कोई फॉर्म नहीं फाइल करना पड़ेगा, ना ही कोई फॉर्म फाइल करना पड़ेगा और आपको डिक्लेरेशन भी नहीं देना पड़ेगा। पर आपको यह जिम्मेदारी जरूर रहेगी कि भैया पैसे ना रिकवर कर लेना। अब सर कुछ एग्जेम्पशंस है, कुछ एग्जेम्पशंस हैं जिसमें आपको डिक्लेरेशन नहीं देना पड़ता। सिंपल हिंदी में बताऊंगा सर, अगर आप फ्री में गुड्स इंडिया के बाहर भेज रहे हो एज अ सैंपल, या फिर आप इंडिया के बाहर कोई चीज रिपेयर के लिए भेज रहे हो जो इंडिया वापस आ जाएगी, या फिर आपने कोई इंडिया इंपोर्ट किया था कोई सामान और उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो वापस, या फिर सर आपने इंडिया मंगवाया, आपने बाहर एक्सपोर्ट कर दिया था, उसमें कुछ डिफेक्टिव निकला तो अब आप रिप्लेसमेंट या फिर कॉम्पनसेशन के लिए अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, मतलब सर बेसिकली अगर फ्री में दे रहे हो, आपको रिटर्न में कोई कंसिडरेशन नहीं मिलेगा, तो आपको एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन नहीं देना पड़ेगा। क्या क्या चीज का एक्सेप्शन है? डिक्लेरेशन का एक्सेप्शन है। लेकिन सर सुनो, अगर आप गिफ्ट दे रहे हो ना, गिफ्ट ऑफ गुड्स अकंपनीड बाय डिक्लेरेशन, अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो ना, तो गिफ्ट की वैल्यू अगर 5 लाख रुपए से कम है, गिफ्ट की वैल्यू अगर 5 लाख रुपए से कम है तो डिक्लेरेशन नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। लेकिन सर कौन सा डिक्लेरेशन? ईडीएफ। लेकिन 5 लाख से कम है ना, तो एक जनरल डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि भैया वैल्यू जो है वो 5 लाख रुपए से कम है। उसके अलावा बहुत और चीजें हैं सर, जैसे कि अगर आपने एयरक्राफ्ट इंडिया के बाहर भेजा रिपेयर के लिए और वो 6 महीने के अंदर अंदर वापस आ गया, या फिर आपने इंडिया में एक एयरक्राफ्ट को अनलिस्ट कर दिया, डी रजिस्टर कर दिया और उसको बाहर ओनर के पास वापस भेज दिया, लेसर के पास वापस भेज दिया, तो ये सारी चीजें एक्सपोर्ट में नहीं आएगी, आपको डिक्लेरेशन नहीं देना पड़ेगा बेसिकली। अब सर सुनो, अगर आप एक्सपोर्टर का काम करते हो ना, तो आपको एक आईईसी कोड, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड की जरूरत होती है। वो कोड सर, वो कोड आप हर जगह जहां पे भी फाइलिंग करोगे, डिक्लेरेशन करोगे, वहां पे आपको वो कोड में वो कोड जो है मेंशन करना पड़ेगा। अब सर सुनो, फॉर्म ईडीएफ का और फॉर्म सॉफ्टेक्स का फाइलिंग कैसे होता है? फॉर्म ईडीएफ किसको दोगे आप? कमिश्नर ऑफ कस्टम को। कितने कॉपी दोगे? 2 कॉपी दोगे। कमिश्नर ऑफ कस्टम उस चीज का क्या करेगा? उसको वेरीफाई और ऑथेंटिकेट करेगा। ये 2 इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेरीफाई करेगा और ऑथेंटिकेट करेगा। वेरीफाई ऑथेंटिकेट करने के बाद क्या कर लेगा? ओरिजिनल डिक्लेरेशन जो है वो आरबीआई ऑफिस को भेज देगा, और जो डुप्लीकेट है ना उसको ऑथराइज डीलर को सबमिट कर देगा। किसको? सॉरी, जो ओरिजिनल है वो तो आरबीआई को ऑफिस को भेज देगा, जो डुप्लीकेट है ना वो वापस कर देगा मेरे को, और मेरे को बोलेगा जाके तू ऑथराइज डीलर को दे दे। मैं ऑथराइज डीलर को दूंगा, वो उसको रिटेन करेगा। सर सिमिलरली जब फॉर्म सॉफ्टेक्स की बात आती है तो उसका 3 कॉपी मेरे को देना पड़ेगा कंसर्न्ड ऑफिसर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहां पे भी हो सर, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हो, एसटीपीआई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो, या कहीं पे भी फ्री ट्रेड जोन में हो, जहां पे भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, उसको मेरे को देना पड़ेगा फॉर्म सॉफ्टेक्स। 3 कॉपी देनी पड़ेगी। एक कॉपी आरबीआई के पास जाएगी, एक कॉपी मेरे को वापस करेगा कि ऑथराइज डीलर को दे दे, और तीसरी कॉपी खुद रिटेन कर लेगा। सर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका क्या करेगा? वो उसको सर्टिफाई करेगा कि भैया हाँ ये करेक्ट है, ये सही बोल रहा है। ये करके सर आप फॉर्म ईडीएफ और फॉर्म सॉफ्टेक्स का फाइलिंग कर दोगे। अब सर सुनो, जब आप फाइलिंग करने जा रहे हो ना, तो आपसे एडिशनल एविडेंसेस मांगे जा सकते हैं, जैसे कि क्या, कि आप मेरे को ये प्रूव करो कि आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, आप पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हो और आपका इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है। आप हमको ये प्रूव करके दो कि आप रेसिडेंट हो। दूसरा, आप हमको ये प्रूव करके दो कि ये माल जहां जा रहा है ना, भाई माल मतलब सामान, ठीक है, ये जो माल जहां जा रहा है ना, माल जहां जा रहा है ना, वो जहां जा रहा है वो फाइनल डेस्टिनेशन है, उसके अलावा कोई हिडन डेस्टिनेशन नहीं है। और तीसरा जो वैल्यू आपने लिखा है वो फुल एक्सपोर्ट वैल्यू है। अगर आप चाहे ना तो इसके लिए वैल्यूएशन भी करवाएंगे हम, लेकिन सर 3 चीजें आपको डिक्लेयर करना पड़ सकता है। आरडीवी, रेसिडेंट हो आपने
फाइनल डेस्टिनेशन पे भेज रहे हो और जो वैल्यू है जो लिखा है वही फुल एक्सपोर्ट वैल्यू है। अब सर सुनो, जब एक्सपोर्ट होता है ना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? पैसों का रियलाइजेशन। पैसे रियलाइजेशन करने हैं हमको पैसों के, तो सर लॉ क्या कहता है पता है? रियलाइज कर लेना एज पर दिस रेगुलेशन। लेकिन अगर तुम रियलाइज करने की जगह अगर गुड्स को वापस भी ले आ रहे हो ना, अगर गुड्स को वापस भी ले आ रहे हो ना, उसको डीम्ड रियलाइजेशन मान लिया जाएगा। अब सर कितने समय में रियलाइज करना चाहिए? मेरे तरफ देखो, कितने समय में रियलाइज करना चाहिए? जब आपने एक्सपोर्ट किया तो विद इन 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट जनरली आपको रियलाइज कर लेना चाहिए। इंपोर्ट का पेमेंट 6 महीने में करने बोला था, रियलाइजेशन के लिए हम आपको 9 महीने का समय दे रहे हैं। ये जनरल रूल है सर। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या आप अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, ये सारे अलग अलग अनोखी जगह से भी एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, तो भी 9 महीने के अंदर रियलाइज करना पड़ेगा। लेकिन भाई अगर आपका इंडिया के बाहर कोई वेयर हाउस है, इंडिया के बाहर अगर आपका कोई वेयर हाउस है और उस वेयर हाउस को आपने आरबीआई के परमिशन से बैठाया है और आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप बेसिकली माल ट्रांसफर कर रहे हो आपके वेयर हाउस को, वो वहां से बेच देगा, तो इन दैट केस यू विल गेट अ टाइम पीरियड ऑफ 15 months फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट टू रिकवर दैट अमाउंट। कितना दिन सर? 15 महीना फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। 15 महीना फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। डिड आई से 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट? डिड आई से 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट? आई वाज रॉन्ग। 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट है सर, 15 month फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट है, 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट, 15 months फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। अब सर ये जो 9 महीना 15 महीने का समय है, क्या ये पत्थर में लिखा है कि इसको बदल भी सकते हैं? अगर ऑथराइज डीलर या आरबीआई चाहे ना तो वो आपको थोड़ा सा एक्सटेंशन भी दे सकता है। सर अगर आप गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उसमें डेट ऑफ एक्सपोर्ट क्या होगा? जो आपके इनवॉइस का डेट है उसको डेट ऑफ एक्सपोर्ट माना जाएगा। मतलब सर नॉर्मल एक्सपोर्ट में 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट, अगर आप वेयर हाउस को भेज रहे हो तो 15 months फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट, और अगर सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट है ना 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, इतने में आपको कलेक्शन करना पड़ेगा। अब सर जब आप ना फॉर्म ईडीएफ वगैरह फाइल करने जा रहे हो ना, उसके साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं देने होते, लेकिन उसके 21 डेज के अंदर सर ये एमसीक्यू में आता है, मेरी बात सुन लो, उसके 21 डेज के अंदर आपको ना सारा का सारा जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करना पड़ता है। अगर 21 दिन में नहीं कर पाए तो आपको फर्दर एक्सटेंशन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अब सर सुनो, अब सर सुनो, कभी क्या ऐसा भी होता है, हाँ सर अगर आप पेमेंट नहीं ला रहे हो ना, अगर आप 9 महीने के अंदर 15 महीने के अंदर पेमेंट ले आना चाहिए, अगर आप पेमेंट नहीं ला रहे हो ना तो आरबीआई आप पे ऑर्डर पास कर सकता है, आपको ये तक बोल सकता है कि माल उठा के तू वापस ले आ, लेकिन आपके ऊपर आरबीआई ऑर्डर पास कर सकता है। सर क्या एडवांस पेमेंट ले सकते हो आप एक्सपोर्ट के अगेंस्ट? हाँ, आप बोल रहे हो मैं 1 साल बाद एक्सपोर्ट कर दूंगा, आज तू मेरे को एडवांस पेमेंट दे दे, तो सर आप एडवांस पेमेंट ले सकते हो, लेकिन हमारे कुछ कंडीशन है कि आप 1 साल के अंदर शिपमेंट कर देना। आज अगर आपने एडवांस पेमेंट लिया है तो 1 साल के अंदर शिपमेंट कर देना, आज अगर एडवांस पेमेंट लिया है तो 1 साल के अंदर शिपमेंट कर देना। लेकिन सर 1 साल में भी इंटरेस्ट तो भरना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट कितना भरोगे सर? द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी, यहां पे लाइबोर के बाद ब्रैकेट में लिखो और अदर एप्लीकेबल बेंचमार्क। और अदर एप्लीकेबल बेंचमार्क मतलब क्या सर? लाइबोर या कोई भी और एप्लीकेबल बेंचमार्क है उसमें 1% जोड़ दो, उससे ज्यादा इंटरेस्ट मत देना। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडवांस पेमेंट शेल बी लेस देन लाइबोर और एनी अदर एप्लीकेबल बेंचमार्क एंड प्लस 1% और 100 बेस पॉइंट। और सर जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ना एक्सपोर्ट रिलेटेड, वो उसी ऑथराइज डीलर के थ्रू रूट करना जिस ऑथराइज डीलर के थ्रू पैसे आए हैं। 3 कंडीशन क्या है सर? शिपमेंट 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए, और अगर इंटरेस्ट का पेमेंट है तो इंटरेस्ट का पेमेंट ये परसेंटेज से कम होना चाहिए, और आपको रूट करना पड़ेगा। भाई सुन लो, जो इंटरेस्ट है ना, सुनो, अगर 1 साल तक आपने इंपोर्ट, 1 साल के लिए आपने एडवांस पेमेंट ले लिया, लेकिन 1 साल में आपने शिपमेंट नहीं किया, और उसके बाद अगर आप पैसे रिफंड करने की बात कर रहे हो या और इंटरेस्ट देने की बात कर रहे हो ना, तो आपको आरबीआई का प्रायर अप्रूवल लगेगा। आपको आरबीआई का प्रायर अप्रूवल क्यों लगेगा? क्योंकि शायद तुम हमारे साथ धोखा कर रहे हो, तुमको चाहिए असल में लोन ही था, तुमने जबरदस्ती एक्सपोर्ट का नाम दिखाया, एडवांस पेमेंट दिखाया, और अब वापस कर दे रहे हो एडवांस पेमेंट इंटरेस्ट के साथ। नहीं भैया, तुम आरबीआई का अप्रूवल लिए बिना रिफंड नहीं कर सकते, आरबीआई का अप्रूवल लिए बिना रिफंड नहीं कर सकते। पर सर अगर अग्रीमेंट ही ऐसा बना था कि आज एडवांस पेमेंट ले तो काम शुरू कर और 3 साल बाद एक्सपोर्ट करना, आज एडवांस पेमेंट ले, काम शुरू कर, 3 साल बाद एक्सपोर्ट करना, तो अगर अग्रीमेंट ऐसा कहता है तो ठीक है, हम फिर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अग्रीमेंट नहीं कहता है तो फिर हम परेशान कर देंगे। अब सर एक होता है प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट मतलब क्या? जैसे कि अगर आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हो बाहर जाके, उसमें डिफर्ड पेमेंट टर्म्स होते हैं कि भैया बाद में पेमेंट कर देना, या फिर उसमें टर्न की प्रोजेक्ट की बात होती है कि भैया हम आपको पूरा चालू करके, टर्न की मतलब चाबी घुमाओ चालू हो जाएगा, टर्न की प्रोजेक्ट बनाने की बात है, या फिर सिविल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात है ना, तो बड़ी बड़ी बातें हैं। अगर ऐसी चीजों का अगर एक्सपोर्ट हो रहा है ना, तो सबसे पहले तो आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा अप्रूविंग अथॉरिटी का। अप्रूविंग अथॉरिटी कौन है सर? एग्जिम बैंक या ऑथराइज डीलर
कोई भी अप्रूविंग अथॉरिटी हो सकता है, उसका आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। और सर अगर लगेगा ना तो गारंटी भी दे सकते हैं। गारंटी कौन देगा? या तो इंडिया का कोई ऑथराइज्ड बैंक दे देगा, या फिर कोई पीआरआई जो एक एक्सपोर्ट करती है पीआरआई, वो भी पैसे दे सकती है, मतलब गारंटी दे सकती है। मतलब क्या, अगर रिलायंस एक्सपोर्ट करती है, रिलायंस कौन है? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया विच इज एन एक्सपोर्ट कंपनी, तो वो भी गारंटी दे सकती है, गारंटी इशू कर सकते हैं सर, क्योंकि इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट में इतने छोटे छोटे गारंटी लगते रहते हैं। ये हो गया सर आपका एक्सपोर्ट का प्रोविजन। अब एक्सपोर्ट से रिलेटेड सेक्शन 8 जो रियलाइजेशन एंड रिपैट्रिएशन ऑफ एक्सपोर्ट फॉरेक्स की बात करता है सर, इसके जो रेगुलेशंस है ना सेक्शन 8 के, ये आपके पेपर 6D के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8 के जो रेगुलेशंस है ये आपके पेपर 6D के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि भैया तूने फॉरेन एक्सचेंज भेज दिया, तूने एक्सपोर्ट कर दिया ना, तो तेरी जिम्मेदारी है उसको रियलाइज करना, मतलब वहां पे रिकवर कर और रिपैट्रिएट करना इंडिया में, और इंडिया में रिपैट्रिएट करने के बाद उसको बैंक को देना और उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना, ये सब तेरा काम है, ये तेरे को करना पड़ेगा। सेक्शन 8 कहता है कि भैया तुमको रियलाइज करके रिपैट्रिएट करना पड़ेगा। सर सेक्शन 9 कुछ एग्जेम्पशन देता है कि इन केसेस में आपको रियलाइजेशन रिपैट्रिएशन का प्रोविजन नहीं लगेगा। सर फॉर पेपर 4 नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर पेपर 6D वेरी इंपॉर्टेंट। सर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग पे आते हैं, ठीक है, आते हैं। छोटे छोटे प्रोविजन जो है वो पहले खत्म कर लेते हैं। ऑथराइज्ड पर्सन कौन होता है सर? ऑथराइज्ड पर्सन कौन होता है? ऑथराइज्ड पर्सन मतलब सेक्शन 10 ऑथराइज्ड पर्सन की बात करता है। वो पर्सन जिसको आरबीआई ने ऑथराइज किया, क्या करने के लिए सर? वो फॉरेक्स में डील करेगा। कैसे ऑथराइज करेगा सर आरबीआई? आप जाओ आरबीआई को एप्लीकेशन दो कि मैं ऑथराइज्ड पर्सन बनना चाहता हूं, आरबीआई आपका एप्लीकेशन देखेगा, ठीक लगेगा तो वो आपको ऑथराइज्ड पर्सन बना देगा। 4 तरह के ऑथराइज्ड पर्सन कौन होते हैं सर? ऑथराइज्ड डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, या फिर कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन, या फिर कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन जो सेक्शन 10 में ऑथराइज हुआ है। जब ऑथराइज होता है ना तो वो राइटिंग में ऑथराइज होता है, ओरल ऑथराइजेशन नहीं होता है। और आपका ऑथराइजेशन रिवोक हो सकता है 2 केस में, या तो तुमने गलती की या फिर पब्लिक इंटरेस्ट, या तो तुमने गलती की, एपीएस फेल टू कंप्लाई, और पब्लिक इंटरेस्ट, इस 2 केस में आपका रिवोक हो सकता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। अब सर सुनो, आपको अगर ऑथराइज्ड पर्सन बना दिया है ना, तो आपको फेमा के एक्ट का, रूल्स का, रेगुलेशन का, सबका भारी कंप्लायंस करना पड़ेगा। यहां तक कि अगर आपके पास कोई आ रहा है ना फॉरेन ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो आपको उसको पूछना पड़ेगा कि भाई तू एक डिक्लेरेशन दे कि इससे फेमा का तो कोई ब्रीच नहीं होगा ना। अगर वो डिक्लेरेशन देता है तो तू ट्रांजैक्शन करने देना, अगर डिक्लेरेशन नहीं देता है ना तो तू ट्रांजैक्शन मत करना, तो डिक्लेरेशन नहीं देता है तो तू ट्रांजैक्शन मत करना। ये क्या था सर? ये था ऑथराइज्ड पर्सन के बारे में। तुम्हारा, हम ऑथराइज्ड पर्सन का हम तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल भी कर सकते हैं। और सर अगर आप किसी भी ऑथराइज पर्सन से कोई भी पैसे ले रहे हो ना, तो वो पैसे उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज करना जिस पर्पस के लिए लिए हैं, वरना क्या हो जाएगा? आपका डीम्ड कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा। अब सर सुनो सर, मेरे को एक चीज सिंपल सी बताओ, क्या आरबीआई किसी ऑथराइज्ड पर्सन का इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है सर, उसी ने उसको ऑथराइज्ड पर्सन बनाया है। उसको लग रहा है अगर कि जो डेटा तुम उनको दे रहे हो आरबीआई को उसका करेक्टनेस नहीं है, या फिर उसको लग रहा है कि तुम डेटा दे ही नहीं रहे हो, या फिर उसको लग रहा है कि तुम कंप्लाइंस नहीं कर रहे हो, तो वो आप पे इंक्वायरी बैठा सकता है। और जैसे ही आप पे इंक्वायरी या इंस्पेक्शन शुरू होगी ना, आपको उसको सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ेंगे, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है। पेनल्टी सर, सेक्शन 11 और सेक्शन 13 इंपॉर्टेंट। सेक्शन 11 क्या पेनल्टी है? सेक्शन 11 ये पेनल्टी है कि भैया अगर ऑथराइज्ड पर्सन जो है उसको कोई डायरेक्शन दिया था आरबीआई ने, और उस डायरेक्शन का कंप्लायंस नहीं करते हो आप, तो आपको पेनल्टी लगेगी अप टू 10,000 रुपीज प्लस एडिशनल 2,000 रुपीज पर डे, प्लस एडिशनल 2,000 रुपीज पर डे फॉर द डिफॉल्ट। 10,000 प्लस एडिशनल 2,000 रुपीज। लेकिन सर सेक्शन 13 वेरी इंपॉर्टेंट, रट्टा मार लो। क्या है सर सेक्शन 13? अगर आप कोई भी पर्सन हो और अगर फेमा के एक्ट, रूल्स और रेगुलेशंस का नॉन कॉन्ट्रावेंशन करते हो, या फिर अगर आप ऑथराइज्ड पर्सन हो और आप कॉन्ट्रावेंशन करते हो ना, पेनल्टी लगेगी कितना? अगर क्वांटिफाइबल है, अमाउंट पता है, तो 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ सम इन्वॉल्व्ड। अगर क्वांटिफाइबल नहीं है तो 2 लाख रुपए का अमाउंट। कितना? 2 लाख रुपए का अमाउंट। और सर साथ में क्या होगा? साथ में सर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट के केस में 5,000 रुपए पर डे का पेनल्टी लगेगा, और वो आपको कॉन्फिस्केशन का भी ऑर्डर पास कर सकते हैं, मतलब आपने जो कमाया है वो कॉन्फिस्केट हो जाएगा। 4 चीजें मैंने बोली सर, अगर क्वांटिफाइबल है तो 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट, क्वांटिफाइबल नहीं है तो 2 लाख रुपए, और आपका कॉन्फिस्केशन का भी ऑर्डर पास हो जाएगा, और कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट में 500 रुपए पर डे का भी पेनल्टी लगेगा। ये कब सर? जब आपने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया। पेपर 6D वालों के लिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट पेनल्टी है, रट्टा मार लो। सेक्शन 13 फेमा का क्या पेनल्टी है। उसके बाद सर, अगर आप जितना फॉरेन सिक्योरिटी, फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन करना था उस लिमिट से ज्यादा अगर ट्रांजैक्शन करते हो, तो आपको पेनल्टी कितनी लगेगी? अप
टू 3 टाइम्स ऑफ द सम इन्वॉल्व एंड कॉन्फिस्केशन एंड जेल अप टू 5 इयर्स। मतलब हद से ज्यादा ट्रांजैक्शन अगर कर रहे हो तो आपको 5 साल तक की जेल भी हो सकती है। सर जेल देखो ऊपर कहीं नहीं लिखा था, लेकिन अगर लिमिट से ज्यादा कर रहे हो ना सर, वो लिमिट क्या है वो आपके कोर्स में नहीं है। लिमिट से ज्यादा अगर कर रहे हो तो आपको जेल भी हो सकता है। उसके अलावा 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व तो है ही, कॉन्फिस्केशन तो होता ही है। अब सर सुनो, अगर आप पे पेनल्टी लगा दी गई है ना, तो आपको कितने दिन के अंदर पेनल्टी का पेमेंट करना होता है? 90 डेज के अंदर पेनल्टी का पेमेंट करना होता है। अगर नहीं कर रहे हो ना 90 डेज के अंदर पेनल्टी का पेमेंट, तो आप पे क्या शुरू हो जाएगा? आपको जेल में डाल दिया जाएगा। कितने समय के लिए सर? अगर 1 करोड़ से कम की पेनल्टी थी तो 6 महीने तक के लिए जेल में डालेंगे। 1 करोड़ से ज्यादा की पेनल्टी थी तो आपको 1 साल तक के लिए जेल में डाल सकते हैं। सर सेक्शन 14 एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सर सुनो, मेरे को नहीं लगता ये इंपॉर्टेंट। सर ये पढ़ लेना प्लीज, सेक्शन 14 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से है नहीं, अपन ना आगे बढ़ते हैं। सर सेक्शन 15, एक्चुअली सेक्शन 14A पावर टू ऑफ रिकवरी टू रिकवर अरियर्स ऑफ पेनल्टी। अगर पेनल्टी का आपने पेमेंट नहीं किया है, अगर आपने अरियर्स का पेमेंट नहीं किया है, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, याद रखना फेमा में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आ जाता है। फेमा में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आ जाता है तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में असिस्टेंट डायरेक्टर के ऊपर का जो बंदा है ना, वो आपके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू करेगा। और वो वैसे ही रिकवरी करेगा जैसे इनकम टैक्स के अंडर प्रोविजन में रिकवरी होती है, वो वैसे ही रिकवरी करेगा जैसे इनकम टैक्स में होती है। सर अब एक बात बताओ, क्या कंपाउंडिंग अलाउड है फेमा में? कंपाउंडिंग मतलब क्या? माफी। क्या कंपाउंडिंग अलाउड है? हाँ सर, फॉर कॉन्ट्रावेंशन अंडर सेक्शन 13, मतलब सर जो जनरल कॉन्ट्रावेंशन है उसके लिए कंपाउंडिंग अलाउड है। किसको एप्लीकेशन दोगे सर? या तो आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को या आरबीआई के किसी ऑथराइज्ड ऑफिसर को एप्लीकेशन दोगे, या ईडी के ऑफिसर को या आरबीआई के ऑफिसर को एप्लीकेशन दोगे। कितने समय के अंदर? आपको कितने समय के अंदर वो नहीं पता सर, लेकिन जब आप एप्लीकेशन दोगे ना तो आरबीआई के पास 180 दिन है उसको कंपाउंड करने का। 180 दिन है कंपाउंड करने का। कंपाउंड मतलब क्या सर? आपको माफ करेगा। लेकिन सर जब आपको माफ कर देता है ना तो आपके सामने कोई फर्दर प्रोसीडिंग्स नहीं शुरू होंगी, कोई फर्दर प्रोसीडिंग ना इनिशिएट होगी ना कंटिन्यू होगी। मतलब सर कंपाउंडिंग जो है, आप एप्लीकेशन दोगे 180 दिन के अंदर आरबीआई रिवर्ट कर देगा, और रिवर्ट हो जाने के बाद जो कंटिन्यू हो गया है ना वो जो इनिशिएट हो गया है ना वो कंटिन्यू होगा, और अगर कुछ इनिशिएट नहीं हुआ है तो इनिशिएट नहीं होगा। ठीक है सर, मतलब पूरी पूरी माफी है ये। मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्लास में एक। अब सर मेरी बात सुनो, अपील का प्रोविजन थोड़ा ट्रिकी है इसके लिए। अपील का प्रोविजन क्या है सर? सबसे पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर देगा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है सर? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या तो असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्यूटी डायरेक्टर हो सकता है। अगर असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्यूटी डायरेक्टर है ना, उसके अगेंस्ट आप अपील कहां पे लेके जा सकते हो? आप स्पेशल डायरेक्टरेट अपील्स के पास लेके जा सकते हो। कितने दिन के अंदर? 45 डेज के अंदर कॉन्डोनेशन फॉर डिले अलाउड है। अब सर आपने स्पेशल डायरेक्टरेट ऑफ अपील के पास लेके गए, अगर उसके भी ऑर्डर से आप अग्रीव्ड हो ना, तो आप कहां जा सकते हो? अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। अपीलेट ट्रिब्यूनल कौन सा सर? वही जो सेक्शन 12 ऑफ सफेमा में अपीलेट ट्रिब्यूनल बना है। उसके पास किसके किसके अपील जाएंगे? जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसके भी जाएंगे, स्पेशल डायरेक्टरेट अपील के भी जाएंगे। कितने दिन के अंदर अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाते हो? वापस से 45 डेज के अंदर जाओगे, आपको फर्दर कॉन्डोनेशन फॉर डिले मिल सकता है। अब सर अपीलेट ट्रिब्यूनल कितने दिन में ऑर्डर पास करेगा? 80 दिन के अंदर ऑर्डर पास करेगा, और उसकी अपील हाई कोर्ट के पास लेके जाओगे। हाई कोर्ट के पास कितने दिन के अंदर? हाई कोर्ट का तो फिक्स है 60 दिन के अंदर लेके चले जाना, और आपको फर्दर 60 डेज का एक्सटेंशन मिल सकता है, और तभी जा सकते हो जब क्वेश्चन ऑफ लॉ है। ठीक है सर, आ जाओ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। चलो कोई बात नहीं, 15 मिनट 20 मिनट और लगेगा, एक बार एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चलो, अरे ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बचा है और ईसीबी भी बचा है। ठीक है, आ जाओ सर। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑल इन कॉस्ट। क्या होता है ऑल इन कॉस्ट? मतलब तुम्हारा जितना भी खर्चा है, इंटरेस्ट का कॉस्ट है, ट्रांजैक्शन चार्ज है, प्रोसेसिंग चार्ज है, कोई भी खर्चा है ना, उसको ऑल इन कॉस्ट में इंक्लूड कर लेना। लेकिन दो चीजें ऑल इन कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होती, एक तो कमिटमेंट फी हो गया, और दूसरा विथहोल्डिंग ऑफ टैक्स पेबल इन इंडिया। जो आपने आईएनआर में टैक्स पे करने के लिए विथहोल्डिंग किया है वो नहीं होगा, और आपका कमिटमेंट फी नहीं होगा। आगे चल के हम एक चीज देखेंगे कि पीनल इंटरेस्ट या प्रीपेमेंट इंटरेस्ट अप टू 2% वो भी इंक्लूड नहीं होगा। उसके अलावा सारी चीजें आपकी ऑल इन कॉस्ट में आ जाती है। सर किस बारे में बात करने वाले हैं हम? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंडिया में एक एलिजिबल रेसिडेंट एंटिटी चाहिए, और इंडिया के बाहर एक रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेसिडेंट एंटिटी चाहिए। वो अगर इंडिया में कमर्शियल लोन दे रहे हैं ना, तो उसको एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग बोलते हैं। ये दो
ये दो वेराइटीज में आते हैं सर, एक तो फॉरेन करेंसी ईसीबी या फिर इंडियन करेंसी ईसीबी। सर करेंसी ऑफ बोरोइंग क्या होता है, फॉरेन करेंसी में कोई भी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी होता है, आईएनआर में होता है, इंडियन में आईएनआर में होता है सर, आईएनआर ईसीबी में आईएनआर में होता है। अब सर क्या नेचर में आप ये बोरोइंग कर सकते हो, क्या नेचर में सर, आप लोन ले सकते हो, आप डिबेंचर इशू कर सकते हो, आप बॉन्ड इशू कर सकते हो, पर एक चीज ध्यान रखना, फुल्ली कन्वर्टेबल, फुल्ली कन्वर्टेबल, फुल्ली एंड कन्वर्टेबल आप डिबेंचर्स या बॉन्ड्स इशू नहीं कर सकते, फुल्ली एंड कंपल्सरीली कन्वर्टेबल, आई एम सॉरी, फुल्ली एंड कंपल्सरीली कन्वर्टेबल बॉन्ड या डिबेंचर इशू नहीं कर सकते। मतलब सर वो तो एक तरह से इक्विटी इशू करने वाली बात होगी ना, आप पार्टली कन्वर्टेबल कर लो, फुल्ली ऑप्शनल कन्वर्टेबल रख लो, लेकिन फुल्ली एंड कंपल्सरीली कन्वर्टेबल नहीं रख सकते। लोन इशू कर सकते हो, डिबेंचर इशू कर सकते हो, उसके अलावा 3 महीने से ज्यादा क्रेडिट ले सकते हो, फॉरेन कन्वर्टेबल करेंसी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू कर सकते हो, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स इशू कर सकते हो, फाइनेंस लीज भी ले सकते हो सर, कोई भी नेचर में आप बोरोइंग कर सकते हो। और जब आईएनआर ईसीबी की बात आए ना, तो आप प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर सकते हो और रुपी डिनोमिनेटेड प्लेन वैनिला बॉन्ड भी इशू कर सकते हो, प्लेन वैनिला रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड। लेकिन सर आप आईएनआर ईसीबी में एक चीज इशू नहीं कर सकते, वो है एफसीसीबी और एफसीईबी। आईएनआर ईसीबी में आप एफसीसीबी और एफसीईबी इशू नहीं कर सकते। सर अब एलिजिबल बोरोअर कौन है, हर वो इंसान जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में पैसे आना अलाउड है ना, वो एलिजिबल बोरोअर है, ठीक है, अपने को इससे ज्यादा नहीं जानना है। रिकॉग्नाइज्ड लेंडर कौन है सर, बाहर की कंट्री में, बाहर की कंट्री का कोई भी मेंबर, और वो जो कंट्री है ना वो कोऑपरेटिव कंट्री होनी चाहिए, मतलब सर एफएटीएफ का रेसिडेंट होना चाहिए या कोई भी और है, वो हमको पैसे दे सकता है। सर आपको अभी एक चीज समझ आएगा, फॉरेन इक्विटी होल्डर है अगर कोई इंडिविजुअल जो हमारा फॉरेन इक्विटी होल्डर है, वो भी हमको पैसे दे सकता है। सर जब आप पैसे ले रहे हो तो मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड कितना होगा, 3 साल का, 3 साल सर मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड है। क्या ये टर्म ऑफ लोन है, नहीं सर, ये मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड है, टर्म ऑफ लोन इससे ज्यादा होगा या इतना होगा। अब सर सुनो, जो मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड है ना, वो खत्म होने के पहले ना कॉल ऑप्शंस एक्सरसाइज हो सकते हैं, ना फुल ऑप्शन पुट ऑप्शन एक्सरसाइज हो सकते हैं, ना कॉल ऑप्शन ना पुट ऑप्शन। अब मेरी बात सुनो, 5 चीजें हैं सर जिसमें अलग अलग एमएएमपी है, 5 चीजें जिसमें अलग अलग एमएएमपी। पहला, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, आप क्या हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, और अगर आपने $50 मिलियन से कम फाइनेंशियल ईयर में रेज करना है, तो आपको ना 1 साल का एमएएमपी चल जाएगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, 1 साल का एमएएमपी चल जाएगा, 50 मिलियन से कम होना चाहिए सर। दूसरा, अगर आप फॉरेन इक्विटी होल्डर से पैसे ले रहे हो, और किस चीज के लिए पैसे ले रहे हो, किसी भी कारण से सर, वर्किंग कैपिटल, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस या रीपेमेंट ऑफ लोन के लिए, किसी भी कारण से फॉरेन इक्विटी होल्डर से ले रहे हो ना, कम से कम 5 साल के लिए ले भाई, अपना बंदा है, देखे तो जाएगा। उसके बाद सर 3 पर्पस है। पहला पर्पस, अगर आप वर्किंग कैपिटल पर्पस या जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ले रहे हो, या फिर कोई एनबीएफसी ले रहा है जो सामने ऑन लेंड करेगा इसी पर्पस के लिए, वर्किंग कैपिटल या जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, तो भाई 10 साल के लिए ले लेना। अगर आप रीपेमेंट के लिए ले रहे हो, किस चीज का सर, रीपेमेंट ऑफ डोमेस्टिक लोन जो आपने केपेक्स के लिए अवेल किया था, आपने कोई डोमेस्टिक लोन ले रखा था, उससे आपने केपेक्स का खर्चा किया था, तो उस लोन के रीपेमेंट के लिए अगर पैसे ले रहे हो ना, तो कम से कम 10 साल के लिए लेना। या फिर आप कोई एनबीएफसी हो, वो एनबीएफसी बाहर से ईसीबी ले रहा है, क्यों ले रहा है, वो इंडिया में ऐसे किसी बंदे को देगा जो सामने रीपेमेंट करेगा केपेक्स के लिए लिया हुआ लोन, तो भैया मतलब केपेक्स के लिए लिया हुआ लोन का रीपेमेंट का बात है ना, तो 7 साल के लिए तुम कर लेना। अदर देन केपेक्स की अगर बात आ जाएगी ना, तो 10 साल के लिए ईसीबी कर लेना। लॉजिकली ये ऑपोजिट लग रहा है सर, लेकिन यही है। आप क्या करो, अगर वर्किंग कैपिटल या जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ले रहे हो तो 10 साल, लेकिन अगर रीपेमेंट ऑफ केपेक्स लोन के लिए ले रहे हो ना, तो 7 साल। तो सर एग्जाम में अगर एमसीक्यू में आ गया, तो अगर रीपेमेंट ऑफ केपेक्स लोन दिख जाएगा तो 7 साल मार देना, अगर आपको फॉरेन इक्विटी होल्डर दिख जाएगा तो 5 साल मार देना, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दिख गया तो 1 साल मार देना, और अगर उसके अलावा कुछ भी दिखा तो 10 साल मार देना। क्या इतना याद हुआ सर? 10 साल कब मारोगे, जहां कुछ भी दिखा, मैन्युफैक्चरिंग दिखा तो 1 साल मार देना, फॉरेन इक्विटी होल्डर दिखा तो 5 साल मार देना, अगर रीपेमेंट ऑफ केपेक्स लोन दिख गया ना, बस, अदर देन केपेक्स दिखा तो नहीं, केपेक्स लोन का रीपेमेंट का दिख गया ना, तो भैया 7 साल, बाकी सब में 10 साल। ऑल इन कॉस्ट क्या होगा सर? ऑल इन कॉस्ट आपका मैक्सिमम बेंचमार्क रेट के ऊपर 4.5% हो सकता है, 450 बेस पॉइंट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। बेंचमार्क रेट क्या है सर, मत पूछो, इंस्टीट्यूट सुन लेगा तो डाल देगा। सर अदर कॉस्ट क्या होता है? पीनल इंटरेस्ट या फिर प्रीपेमेंट कॉस्ट अगर कुछ है, वो 2% से ज्यादा नहीं हो सकता, और उसको ऑल इन कॉस्ट सीलिंग में नहीं इंक्लूड करोगे। सर एंड यूज में मैंने आपको क्या बताया था, जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग आप लेके पैसे ला रहे हो ना इंडिया में, उसको रियल एस्टेट बिजनेस में मत इन्वेस्ट करना, उसको कैपिटल मार्केट में मत इन्वेस्ट करना, और उसको इक्विटी इन्वेस्टमेंट मत करना। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट एक्टिविटी, कैपिटल मार्केट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट मत करना, उसके अलावा तुम सारी चीजें कर सकते हो। सर एक्सचेंज रेट क्या होगा? एक्सचेंज रेट किस चीज के लिए सर? जब आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो भाई सुनो, अगर आप फॉरेन करेंसी को आईएनआर में कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो जिस दिन कन्वर्जन कर रहे हो, सॉरी, जिस दिन अग्रीमेंट हुआ कन्वर्जन का, उस दिन का डेट ले लेना, डेट ऑफ अग्रीमेंट विल बी द डेट, या उससे कम का डेट ले लेना अगर बाहर वाला मानता है तो। क्या बोला सर मैंने? एक्सचेंज रेट के लिए जो डेट ऑफ अग्रीमेंट वाला रेट है वो ले लेना,
लेकिन सर रुपी के कन्वर्जन के लिए जो एक्सचेंज रेट होगा ना, वो रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट होगा। रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट, जिस दिन सेटलमेंट हो रहा है उस दिन का डेट। एक तरफ डेट ऑफ अग्रीमेंट, एक तरफ डेट ऑफ सेटलमेंट, एक तरफ डेट ऑफ अग्रीमेंट, एक तरफ डेट ऑफ सेटलमेंट। सर हेजिंग का प्रोविजन, हेजिंग का प्रोविजन क्या है? जब भी आप पैसे ले रहे हो ना, तो आपको हेजिंग गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे। और ये तक कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो ना, तो आपको एक रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाना पड़ेगा। अब सर ये बताओ, एक कंपनी को कितना हेज करना होता है? सर ये ना थोड़ा सा चेंज कर दो, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए ना, ये एक ही पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट इंडिपेंडेंट है, ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अवेलेबल नहीं है, इंडिपेंडेंट है। और क्या है सर, जब आप हेज कर रहे हो ना, तो आपको 70% अपने ईसीबी का, कितना? ईसीबी का 70% आपको हेज करवाना पड़ेगा। और सर हेज कौन से ईसीबी का? जिसका मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड 5 साल से कम है। सर ये 70% आप हेज करवा रहे हो कि नहीं, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पता है? एडी1 बैंक की। एडी1 बैंक वेरीफाई करेगा और रिपोर्ट करेगा फॉर्म ईसीबी में, ईसीबी 2 में, कि भैया तुमने 70% हेजिंग करवा ली है क्या? सर हेजिंग के 3 पॉइंट है। पहला कवरेज, सर क्या प्रिंसिपल कवर करोगे कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों कवर करोगे? आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों कवर करोगे। कितना टेन्योर होगा सर? मिनिमम 1 साल का टेन्योर होगा और रोल ओवर होता जाएगा, मतलब रिन्यू होता जाएगा। सर क्या फाइनेंशियल हेजिंग करना जरूरी है कि नेचुरल हेजिंग भी करवा सकते हो? आप नेचुरल हेजिंग भी करवा सकते हो, मतलब अगर आपको सामने फॉरेन करेंसी में कोई पैसे आने का दिख रहा है, तो आप नेचुरली ऑफसेट कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो इनफ्लो हो रहा है और जो आउटफ्लो हो रहा है वो सेम अकाउंटिंग ईयर में हो रहा है, तब जाके आप ऑफसेट कर सकते हो, तब जाके उसको नेचुरल हेज मानना। सर हेजिंग का प्रोविजन ये तो था फॉरेन करेंसी ईसीबी के लिए, लेकिन क्या आईएनआर करेंसी ईसीबी में भी हेजिंग का लगेगा? लॉजिकली हमको नहीं लगेगा, लेकिन बाहर जिसने हमको इंडियन करेंसी में लोन दिया है उसको तो लगेगा हेजिंग। तो लॉ ने बोला जो ओवरसीज लेंडर है ना, वो इंडिया के डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में हेजिंग करवा सकता है। कैसे करवा सकता है? या तो तुम इंडिया के बैंक से करवा लो, या फिर कोई इंडियन बैंक जिनका बाहर सब्सिडरी है उससे करवा लो, या फिर कोई बाहर का बैंक जिसका इंडियन में सब्सिडरी है उससे करवा लो। इन लोगों से आप हेजिंग करवा लेना। कोई स्पेसिफिक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट प्रोडक्ट्स होंगे उसमें हेजिंग करवा लेना। सर क्या आप करेंसी चेंज करवा सकते हो? हाँ, अगर आपने फॉरेन करेंसी में बोरिंग किया है तो आप किसी भी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर, और आईएनआर में भी चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आपने आईएनआर में बोरिंग किया ना, तो हम आपको परमिट नहीं करेंगे कोई और करेंसी में चेंज करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट लिमिट्स बताने वाला हूं सर। मैक्सिमम कितना आप बोरो कर सकते हो ईसीबी में? तो मैंने कहा सुनो, अप्रूवल रूट और ऑटोमेटिक रूट अलग अलग चीज होती है। ऑटोमेटिक रूट में आप 750 मिलियन डॉलर्स तक बोरो कर सकते हो, और उससे ज्यादा अगर आपको करना है ना, तो आप अप्रूवल रूट में चले जाना। लेकिन भाई सुनो, पेपर 6D वाले, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है इस पे। अगर अगर सुनो, अगर और आप फॉरेन इक्विटी होल्डर से अगर बोरो कर रहे हो ना, तो लाइबिलिटी टू इक्विटी का रेशियो देखेंगे, जो 7:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 7:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑटोमेटिक रूट के अंडर। लेकिन सर अगर टोटल ईसीबी ही आपका $5 मिलियन से कम है, टोटल ईसीबी ही आपका $5 मिलियन से कम है, तो ये लाइबिलिटी इक्विटी रेशियो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। पहला, $750 मिलियन ऑटोमेटिक रूट में ले सकते हो, 7:1 रेशियो ऑटोमेटिक रूट से ले सकते हो। 7:1 किसके लिए एप्लीकेबल है सर? अगर जिससे पैसा ले रहे हो वो फॉरेन इक्विटी होल्डर है, तो सर लिमिट देख लेना $5 मिलियन का। $5 मिलियन तक का अगर लिमिट से ऊपर जा रहा है तो 7:1 लगेगा। लेकिन टोटल ईसीबी बोरिंग अगर $5 मिलियन तक है तो आपको 7:1 की लिमिट नहीं लगेगी। सर अब जो आपने पैसे लिए हैं, आपने जो पैसे लिए हैं, क्या उसको आप कहीं पार्क कर सकते हो? पार्क, हाँ सर, आप उसको अब्रॉड भी पार्क कर सकते हो, इंडिया भी पार्क कर सकते हो। ऑप्शन नहीं है सर। अगर आप इंडिया के बाहर अगर खर्च करने वाले हो, वो जो पैसे हैं वो बाहर ही फॉरेन करेंसी में ही खर्च होने वाले हैं, तो तुम उसको अब्रॉड पार्क कर सकते हो। लेकिन अगर वो इंडिया में खर्च होने वाले ना, तत्काल प्रभाव से उसको इंडिया लाओ, भले तुम खर्चा बाद में कर लेना। तो सर सबसे पहले खर्चा कहां होने वाला है? अगर फॉरेन करेंसी में बाहर होने वाला है, तो तुम उसको वहां पे पार्क करो। कहां पे पार्क करोगे सर? आप डिपॉजिट्स में पार्क कर सकते हो, जिसकी रेटिंग एक लेवल की अच्छी है, ऊपर है, एक लेवल के ऊपर है रेटिंग। रेटिंग कौन देता है सर? रेटिंग मूडी देता है, एसएनपी देता है, फिच देता है, फिच इप्का देता है, ये तीनों का रेटिंग होता है। अब सर मूडी का अगर AA3 से ज्यादा रेटिंग है, क्या बोला मैंने? AA3 से ज्यादा रेटिंग है, और अगर उसके अलावा जो फिच इप्का और एसएनपी है उसका अगर AA- से ज्यादा बेटर रेटिंग है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब सर अच्छे रेटिंग वाली जगह डालो, ऐसा नहीं तुम्हारा पैसा डूब गया। दूसरा, ट्रेजरी बिल्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 1 साल मेच्योरिटी वाले, अगर उनका ऊपर जैसा रेटिंग है। या फिर सर किसी इंडियन बैंक्स का बाहर जो सब्सिडरी या ब्रांचेस है ना, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन्वेस्ट कर लो। लेकिन सर अगर वो पैसे इंडिया में खर्च होने वाले हैं ना, तो उसको तत्काल प्रभाव से इंडिया रेमिट कर लो। इंडिया में रेमिट करने के बाद तुम उसको इंडिया में मैक्सिमम 12 महीने तक के लिए रख सकते हो। अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट, मतलब भाई एक बात बता, तू बाहर से पैसे लिया है, उसका इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो यहाँ बैंक अकाउंट में रख के जंग क्यों लगा रहे है उसमें? तू क्या कर, तू उसको खर्च कर ले, हम तेरे को मैक्सिमम 12 महीने तक अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने देंगे। उसके नीचे सर कोविड रिलीफ प्रोविजन है, वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, काट दो। सर अब सुनो,
ईसीबी जो है ना वो आप दो तरीके से रेज कर सकते हो, या तो अप्रूवल रूट से रेज कर सकते हो या फिर आप ऑटोमेटिक रूट से रेज कर सकते हो। ऑटोमेटिक रूट मतलब क्या, आप सीधा गए ऑथराइज डीलर के पास, आपने बोला मेरे को ये करना है और उसने अलाउ कर दिया। अप्रूवल रूट मतलब क्या, आपको आरबीआई के पास जाना पड़ रहा है, आरबीआई आपको अप्रूवल दे रहा है। सर ऑटोमेटिक रूट में तो कोई इशू नहीं है, आप एक फॉर्म ईसीबी लेके चले जाओगे। कौन सा फॉर्म बोला मैंने, फॉर्म ईसीबी लेके ऑथराइज डीलर के पास चले जाओगे। लेकिन अप्रूवल रूट में आप कैसे जाओगे सर, अप्रूवल रूट में आपको आरबीआई के पास जाना पड़ेगा। आरबीआई देखेगा कि मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन कैसा है, बाहर का ग्लोबल सिचुएशन देख करके वो आपके लोन को अप्रूव करेगा या रिजेक्ट कर देगा। लेकिन सर अगर एक हद से ज्यादा लिमिट के ऊपर जा रहे हो ना आप, तो एक एम्पावर्ड कमिटी है जिसकी बैठक होगी और वो डिसीजन लेंगे कि भैया आप क्या करोगे, पैसे लाओगे कि नहीं लाओगे। लेकिन सर आरबीआई का फाइनल डिसीजन रहेगा वैसे। अब सर अगर आप ईसीबी रेज करना चाहते हो तो आपके लिए एक लोन रजिस्ट्रेशन नंबर लेना जरूरी है, वो आप फॉर्म ईसीबी फाइल करके लोन रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हो। अब सर सुनो, अगर आपने जो ईसीबी लिया था उसमें कोई भी चेंजेस हुआ, चेंजेस मतलब क्या, अगर आपने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, अमाउंट बढ़ा दिया, कोई भी ऐसा चेंज हुआ ना, तो आपको एक रिवाइज्ड फॉर्म ईसीबी भर के इंटीमेट करना पड़ेगा। किसको इंटीमेट करोगे सर, AD1 बैंक को बोलोगे, जो जाके आरबीआई को बता देगा। कितने दिन के अंदर सर, जिस दिन चेंज इफेक्टिव हुआ ना उसके 7 दिन के अंदर अंदर कर देना। उसके अलावा सर आपको एक मंथली रिटर्न भी फाइल करना होता है, जो होता है फॉर्म ईसीबी 2। फॉर्म ईसीबी 2 फाइल करना होता है, किसको फाइल करोगे, वापस से ऑथराइज डीलर को, जो आरबीआई तक पहुंचा देगा। इस तरीके से फाइल करना आप ऑथराइज डीलर को कि वो आरबीआई तक 7 दिन के अंदर अंदर पहुंचा दे। सर ईसीबी 2 क्या होता है, एक मंथली रिटर्न होता है सर, जिसमें आपने कितना ड्रॉ डाउन किया, कितना इन्वेस्ट किया, कितना रिटर्न किया, क्या इंटरेस्ट है, सारी चीजें आती है, वो आप फॉर्म ईसीबी 2 में बता देना। सर अनट्रेसेबल एंटिटी, ये काट दो, ये जो डब्बा है, ये टेबल है, इसको काट दो। अनट्रेसेबल एंटिटी क्या है सर, अनट्रेसेबल एंटिटी क्या होती है, अनट्रेसेबल एंटिटी मतलब वो एंटिटी जो गायब है, 2 क्वार्टर लगा के 6 डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद भी गायब है। पिछले 2 क्वार्टर से आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हो उन तक, कम से कम 6 रिटर्न कम्युनिकेशंस आपने भेज दिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, और जब आप उनके जगह पे गए, एंटिटी वॉज नॉट फाउंड टू बी ऑपरेटिव एट द रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस एज पर द रिकॉर्ड अवेलेबल, एंड एंटिटी हैव नॉट सबमिटेड स्टैट्यूटरी ऑडिट सर्टिफिकेट फॉर द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। सी पॉइंट काट दो प्लीज, सी पॉइंट काट दो। मैंने क्या बोला भाई, 4 कंडीशन मीट होने चाहिए, पिछले 2 क्वार्टर से गायब है, 6 कम्युनिकेशन का रिस्पॉन्स नहीं किया है उन्होंने, वो ऑपरेटिव नहीं है उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे, और स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सर्टिफिकेट नहीं है पिछले 2 साल से। ये 4 कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है ना, तो आप अनट्रेसेबल एंटिटी बन जाते हो, मतलब एंटिटी का अता पता नहीं है। जैसे ही आप अनट्रेसेबल एंटिटी बन जाते हो ना, तो आपके अगेंस्ट 4 एक्शन होते हैं। सबसे पहला क्या, ऑथराइज डीलर क्या करेगा, आपके बिहाफ में फॉर्म ईसीबी बनाएगा और फॉर्म ईसीबी 2 बनाएगा और आरबीआई को फाइल कर देगा कि भैया ये तो अवेलेबल नहीं है, इसके पैसे हम आरबीआई को फाइल कर देते हैं। आरबीआई क्या करेगा, एक्सटर्नल डेट लाइबिलिटी में से वो अमाउंट हटा देगा, बोलेगा हमको तो ये पैसे नहीं देने। लेकिन सर जरूरी नहीं है कि बाहर वाला जिस बंदे ने हमको लोन दिया है वो भी हटाए, वो अपने बुक्स में रख सकता है। दूसरा सर, अगर आप अनट्रेसेबल एंटिटी बन गए तो आप जाके और कोई भी फ्रेश ईसीबी का एप्लीकेशन नहीं दे सकते। आपके बारे में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी बताया जाएगा कि भैया ये ना अनट्रेसेबल एंटिटी हो गया है, और इनवर्ड रेमिटेंस आपका कोई भी आता होगा ना, उसको ऑटोमेटिक रूट में परमिट नहीं किया जाएगा। मतलब क्या सर, विल नॉट बी परमिटेड अंडर ऑटोमेटिक रूट। मतलब क्या, अब हर चीज के लिए आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। ये कब लगेगा सर, जब आप अनट्रेसेबल एंटिटी हो गए। 4 चीजें होती है जब आप अनट्रेसेबल एंटिटी हो गए। पहला एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, पहला एक्सटर्नल, आपको एक रिवाइज्ड फॉर्म ईसीबी और ईसीबी 2 भरना पड़ेगा, और आप एक्सटर्नल डेट लायबिलिटी में से वो पैसे काट दोगे। दूसरा, आप कोई और फ्रेश ईसीबी नहीं उठा सकते। तीसरा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को बताया जाएगा। चौथा, आपका कोई भी इनवर्ड रेमिटेंस और ऑटोमेटिक रूट से नहीं होगा। अब सर सुनो, उसके अलावा सर कुछ पावर है ऑथराइज डीलर के पास, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट पावर है कन्वर्जन। ऑथराइज डीलर के पास एक इंपॉर्टेंट पावर है कन्वर्जन का। कन्वर्जन किस चीज का सर, आपका जो ईसीबी है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन जब आप ईसीबी को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो कुछ चीजें देख लेना कि जो वो कंपनी है, जो बोरोअर है, उसका जो एक्टिविटी है वो एफडीआई नॉर्म्स में अलाउड है। एफडीआई नॉर्म्स में उस एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। कन्वर्जन के वजह से सेक्टोरियल कैप का ब्रीच नहीं होगा। जैसे इंश्योरेंस में इतना % इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वो कैप ब्रीच नहीं हो रहा है। प्राइसिंग गाइडलाइंस का आप कंप्लायंस कर रहे हो। और जब कन्वर्जन होता है ना, तो आपको एक रिपोर्ट फाइल करनी होती है। कौन सा स्पेसिफिक रिपोर्ट होता है सर, फॉर्म एफसीजीपीआर। और उसके साथ साथ आपको ईसीबी 2 फॉर्म भी फाइल करना पड़ता है। अगर पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दे रहे हो तो एक बार एफसीजीपीआर भरो, एक बार ईसीबी 2 भरो, खत्म। लेकिन अगर पार्ट कन्वर्जन कर रहे हो तो एक बार एफसीजीपीआर भरो, ईसीबी 2 भरो, और अगली बार ईसीबी 2 भरते जाना फॉर द बैलेंस अमाउंट ऑफ द लोन। उसके अलावा सर, अगर आपने किसी और क्रेडिटर से भी पैसे ले रखे हैं ना, तो उनका अप्रूवल ले लो।
अगर वो अप्रूवल नहीं दे रहे तो कम से कम इतना सपोर्टिंग दिखा दो कि उनको पता है कि ऐसा कुछ कन्वर्जन हो रहा है। और उसके अलावा सर सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रेशियो के लिए जब आप डॉलर को आईएनआर में कन्वर्ट करोगे तो आप कौन सा रेट लोगे सर? रेट एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट वाला रेट लोगे, या उससे लोअर रेट लोगे अगर बाहर वाला मान जाता है तो। लेकिन सर आप इक्विटी शेयर्स इशू करोगे तो इक्विटी शेयर्स के लिए फेयर वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो फेयर वैल्यू जो है आप डेट ऑफ कन्वर्जन के दिन ही निकालोगे। तो सर डेट ऑफ अग्रीमेंट वाले रेट पे कन्वर्ट करोगे और डेट ऑफ कन्वर्जन वाले दिन जो फेयर वैल्यू है उस पे इक्विटी शेयर्स निकालोगे। सर सिक्योरिटीज, अब जब आप ईसीबी रेस कर रहे हो ना तो बदले में आप इमूवेबल असेट्स भी दे सकते हो, मूवेबल असेट्स भी दे सकते हो और सिक्योरिटीज भी प्लेज करवा सकते हो। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सुन लो ये एग्जांपल, और कुछ याद नहीं रहेगा एग्जांपल एग्जाम में। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अगर बाहर से ईसीबी ले रही है ना तो बदले में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो जियो का शेयर होल्ड करती है वो शेयर्स को भी गिरवी रखवा सकती है, या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो प्रमोटर है मुकेश अंबानी, वो जो जियो में शेयर होल्ड करता है उसको भी गिरवी रखवा सकती है, या उसके जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, डेट्स हैं, कुछ भी चीजें हैं जो उसके इन्वेस्टमेंट है उसके सर्टिफिकेट्स क्या रखवा सकती है? गिरवी रखवा सकती है। सर अभी दो लोगों के लिए यूनिक प्रोविजन, ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिए और एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिए, दूसरा स्टार्टअप्स के लिए। ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिए इन्होंने कुछ ही एक्सेप्शंस दिए हैं, बोले भैया वो $750 मिलियन वाला लिमिट है ना आपको एप्लीकेबल नहीं होगा, हेजिंग वाला प्रोविजन है ना वो आपको एप्लीकेबल नहीं होगा, आपके लिए जो लिमिट है वो $10 बिलियन होगी, और ये पर ईयर नहीं है, ये एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम $10 बिलियन का ओवरऑल सीलिंग है आपका, और बाकी सारी चीजें आपको एप्लीकेबल हो जाएगी। पर सर 750 मिलियन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो सर एक बार बोलो ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिए लिमिट कितना है? $10 बिलियन। क्या ये पर फाइनेंशियल ईयर है? नहीं, ये ओवरऑल लिमिट है। अब सर अगर आप एक स्टार्टअप हो ना तो स्टार्टअप के लिए बहुत सारी चीजें सिमिलर है। अगर आप एक स्टार्टअप हो ना तो आप स्टार्टअप के लिए जो अलग से फ्रेमवर्क है उसमें भी ईसीबी रेस कर सकते हो, या नॉर्मल फ्रेमवर्क में भी ईसीबी रेस कर सकते हो। स्टार्टअप के लिए ईसीबी का फ्रेमवर्क क्या है? स्टार्टअप के लिए ईसीबी का फ्रेमवर्क क्या है कि भैया 3 साल तक का एमएमपी लेना, 3 साल तक का एमएमपी लेना, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। उसके अलावा सर स्टार्टअप जो पैसे उठाएगा ना वो पर फाइनेंशियल ईयर $3 तक की लिमिट है, पर फाइनेंशियल ईयर $3 तक की लिमिट है। $3 से ज्यादा, $3 मिलियन, $3 क्या, $3 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर तक की लिमिट है। वो जो पैसे आप उठा रहे हो ना उसको बिजनेस एक्सपेंस के लिए उठाओगे, ऑल इन कॉस्ट वगैरह का हमको फर्क नहीं पड़ता, म्यूचुअली अग्रीड होगा। क्या आप इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो? फ्रीली परमिटेड है, लेकिन जो रेगुलेशंस होंगे वो देख लेना। सिक्योरिटी का भी कोई इशू नहीं है, हेजिंग का भी कोई इशू नहीं है, हेजिंग भाई तुम करवा लेना, तुम एक हेजिंग पॉलिसी बना लेना। और सर इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, दो ही चीजें इंपॉर्टेंट थी स्टार्टअप के लिए। पहला 3 साल का मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड होगा, और मैक्सिमम आप $3 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर तक ऑटोमेटिक रूट से रेज कर सकते हो। सर वो जो लेवरेज रेशियो, लाइबिलिटी टू इक्विटी रेशियो है वो सारा एप्लीकेबल नहीं होगा स्टार्टअप के केस में, ठीक है। सर अगर एक एंटिटी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तब भी क्या वो ईसीबी रेज कर सकता है? हाँ सर, अगर एक एंटिटी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तब भी, अगर एक एंटिटी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तब भी वो रेज कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऑथराइज डीलर के पास जाओगे ना, जब आप ऑथराइज डीलर के पास जाओगे ना तो आप क्या कर देना, ये 10 मिलियन है क्या कि ये 3 बिलियन है? कि ये 3 बिलियन है? क्या बोल रहे हो? कर लेंगे, रुक जाओ दोस्तों, रुक जाओ, सुनो, कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज मत करो, रुक जाओ। सर सुनो, अगर एक कंपनी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो वो भी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स रेज कर सकती है, लेकिन एक ही बात है कि भैया तुमको जाके ऑथराइज डीलर को बताना पड़ेगा मेरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, फिर भी मैं पैसे रेज कर रहा हूं। सर उसके अलावा सुनो, अगर आप एक कंपनी हो जिसका सीआईआरपी चल रहा है ना तो आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग तभी ले सकते हो अगर आपके रेजोल्यूशन प्लान में अप्रूव्ड है। मैंने क्या बोला? अगर आप एक कंपनी हो जिसका सीआईआरपी चल रहा है तो आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग तभी ले सकते हो जब आपके रेजोल्यूशन प्लान में अप्रूव्ड है, उसके अलावा नहीं। सर एक और चीज डिसेमिनेशन जो मैंने क्लास में नहीं बताया था, ये सुन लो, एमसीक्यू में आ सकता है। डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सर हमको ये भी तो पता चलना है ना कितने लोगों ने ईसीबी कितना रेज किया, तो आपको ना आरबीआई के वेबसाइट में मंथली इंफॉर्मेशन मिल जाएगा विद 1 मंथ लैग। मतलब सर अप्रैल का इंफॉर्मेशन जून में आएगा, इस तरीके से 1 मंथ लैग में आपको आरबीआई के वेबसाइट पे सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि इस महीने में कितना ईसीबी रेज हुआ है और किसने रेज किया है। लास्ट लेग, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सर ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? एक इंडियन पार्टी बाहर इन्वेस्टमेंट कर रही है, एक इंडियन पार्टी बाहर के जॉइंट वेंचर या होली ओन सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
या फाइनेंशियल कमिटमेंट कर रहे हो। सर फाइनेंशियल कमिटमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल कमिटमेंट मतलब देखो भाई, अगर इक्विटी में डाल रहे हो ना पैसा तो 100%, लोन दे रहे हो तो 100%, गारंटी दे रहे हो तो 100%, लेकिन अगर परफॉर्मेंस गारंटी दे रहे हो ना अपने जॉइंट वेंचर या होली ओन सब्सिडरी के बिहाफ में तो 50% लेंगे। सर यहाँ पे इंडियन पार्टी कौन है? यहाँ पे इंडियन पार्टी कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी फर्म है, इंडिविजुअल नहीं है। और वो बाहर किस में इन्वेस्ट कर रही है? जॉइंट वेंचर में या होली ओन सब्सिडरी में इन्वेस्ट कर रही है। तो सर हम एक लिमिट बताएंगे, लिमिट के नीचे ऑटोमेटिक रूट, लिमिट के ऊपर अप्रूवल रूट। वो लिमिट क्या है सर? वो लिमिट याद कर लो, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का लिमिट है $1 billion per financial year and for up to 4% of the net worth of the Indian party। net worth मतलब क्या सर? paid up capital plus free reserves। ये आपका जो net worth है इसका 400% and 1 billion मतलब सर दोनों में से कोई भी लिमिट ब्रीच नहीं होनी चाहिए। $1 billion and up to 400%, इतना तक का अगर आप फाइनेंशियल कमिटमेंट कर रहे हो ना तो आप ऑटोमेटिक रूट से कर सकते हो। फाइनेंशियल कमिटमेंट मतलब क्या सर? इक्विटी दिया 100%, प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट किया 100%, लोन में इन्वेस्ट किया, लोन दिया 100%, गारंटी दिया, भले ही कंटीजेंट लाइबिलिटी है लेकिन गारंटी के अमाउंट का 100%। आपने खुद ने नहीं गारंटी दिया, आपने किसी बैंक को बोला भाई तू गारंटी दे दे, और बैंक को पीछे से आपने कोलैटरल दे दिया, तो सर वो बैंक ने जो गारंटी दी थी ना वो भी आपका फाइनेंशियल कमिटमेंट माना जाएगा, 100% ऐड होगा। और सर लास्ट इंपॉर्टेंट, अगर परफॉर्मेंस गारंटी दी है ना तो परफॉर्मेंस गारंटी का सिर्फ 50% ऐड होगा फाइनेंशियल कमिटमेंट के कैलकुलेशन में। लेकिन सर जो फाइनेंशियल, जब परफॉर्मेंस गारंटी अगर कल को इन्वोक हो जाती है, सुनो, आपने लिमिट के अंदर ऑटोमेटिक रूट से अप्रूवल, ऑटोमेटिक रूट से कर लिया, अप्रूवल नहीं लिया, और कल को जब परफॉर्मेंस गारंटी इन्वोक हो जाती है, उसके वजह से जो कैश आउटफ्लो हो रहा है ना वो ऑटोमेटिक रूट के लिमिट से ऊपर है, तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा कोई भी पैसे भेजने के पहले। मतलब सर अगर परफॉर्मेंस गारंटी का आपने कैलकुलेशन के वक्त तो 50% लिया था, लेकिन जब इन्वोक हुआ अगर 100% पे आउट हो गया और वो जो 100% पे आउट है वो लिमिट के ऊपर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा आरबीआई का। सर आरबीआई आपको ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल नहीं देगी अगर आप एक्सपोर्टर कॉशन लिस्ट में हो, अगर आप डिफॉल्टर हो या आपके अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो आप क्या नहीं कर सकते? आप क्या नहीं कर सकते? आप ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। सर अप्रूवल रूट में क्या होगा? अगर इस लिमिट के ऊपर जा रहे हो तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा फॉर्म ओडीआई में दे करके। सर ये सारी चीजें ना कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, फर्म, एलएलपी के लिए था। इंडिविजुअल के लिए ना अभी भी 250K का लिमिट है कि भैया अगर तुम बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हो ना इक्विटी और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर में तो तुम कर सकते हो, लेकिन तुमको ना 250K का लिमिट है जो इंडिविजुअल के लिए था, वही लिमिट अभी भी एप्लीकेबल है। लेकिन भाई जब बाहर जाके इन्वेस्ट करोगे ना तो कम से कम वो बिजनेस में इन्वेस्ट करना जो हम बाहर वालों को, हम इंडिया आके कुछ चीजों में इन्वेस्ट करने नहीं देते। इसलिए हम, आप जब बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो हम भी आपको रेस्ट्रिक्ट करेंगे। रेस्ट्रिक्शंस ऑन ओडीआई बाई इंडियन पार्टी इन फॉरेन एंटिटी, एनी एंटिटी हु इज एंगेज्ड इन द रियल एस्टेट बिजनेस। मतलब सर ये दो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको आरबीआई का प्रायर अप्रूवल लगेगा ही, भले आप लिमिट के अंदर हो। अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या बैंकिंग बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। रियल एस्टेट बिजनेस मतलब क्या सर? वो लोग जो बाइंग या सेलिंग में इन्वॉल्व है या ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है। लेकिन रियल एस्टेट बिजनेस में डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप नहीं आएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं आएगा। मतलब सर क्या मैं ये बोलूं कि अगर मैं $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कहां कर रहा हूं? रियल एस्टेट बिजनेस में कर रहा हूं। कौन सा रियल एस्टेट बिजनेस? जो टाउनशिप के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है। तो क्या मेरे को आरबीआई का अप्रूवल लगेगा? नहीं सर, टाउनशिप का डेवलपमेंट रियल एस्टेट बिजनेस में नहीं काउंट होता है, और रियल एस्टेट बिजनेस में काउंट नहीं होता है, तो लिमिट के हिसाब से ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट डिसाइड होता है। कुछ जनरल परमिशन है सर, कुछ ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए जनरल परमिशन है। जनरल परमिशन क्या है? ग्रांटेड टू पीआरआई फॉर परचेज और एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज एज फॉलो। आप रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट से पैसा निकाल के आप खरीद सकते हो। क्या? आप सिक्योरिटीज खरीद सकते हो। आप बोनस खरीदना चाहते हो बाहर, अगर किसी एक्सिस्टिंग कंपनी का शेयर होल्ड करते हो उसी का बोनस शेयर्स खरीदना चाहते हो, बिंदास कर सकते हो। और व्हेन नॉट परमानेंटली पीआरआई आउट ऑफ देयर फॉरेन करेंसी रिसोर्सेज, आपको मैंने बताया था अगर आप परमानेंटली पीआरआई नहीं हो, टेम्परेरीली पीआरआई बन गए हो, तो आपके जो फॉरेन रिसोर्सेज है ना उसमें से आप खर्चा कर सकते हो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर समझा? डिड यू अंडरस्टैंड? खत्म हो गया सर आपका फेमा। गाइस अगर आपको ये बहुत फास्ट लगा तो आप ये समझ लो रिवीजन लेक्चर का ये फास्ट ट्रैक था। रिवीजन लेक्चर का एक रेगुलर भी है, आप जा करके 2 घंटे का पूरा है, वो भी देख सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। है सर बहुत बल्कि टॉपिक, 6 मार्क का आएगा तो मैनेजेबल होना चाहिए। पेपर 60 वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने पूरा कवर करवा दिया। अब सर इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक इट डू क्लिक ऑन द लाइक बटन और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और मेरे को कमेंट में बताना कैसा लगा, ठीक है। थैंक्स अ लॉट गाइज, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।